नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 391 उजाड़ हड्डियों का जाल। सोंग जियू पहले ही कह चुका था कि पंचमस्तिष्क अस्थि सरणी उसी ने बनाई थी। तर्कसंगत रूप से सरणी बनाने वाले व्यक्ति को लाभ होता है, जबकि इसे भेदने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है। एक सामान्य मुकाबले में एक पक्ष एक सरणी तैयार करता है जबकि दूसरा पक्ष उसे भेदने का प्रयास करता है। यदि कोई पक्ष उसे पूरी तरह से भेदने में सफल हो जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि भेदने वाला व्यक्ति सरणी तैयार करने वाले से श्रेष्ठ है। सोंग जियू ने इस मामले में लिन युआन का फायदा नहीं उठाया। वह अभिमानी था और लिन युआन को नीचा समझता था। उसने घोषणा की थी कि यदि लिन युआन सरणी से विनाश की शक्ति का 30% से अधिक निकाल लेता है तो लिन युआन जीत जाएगा। डेसोलेट्स की शक्ति का 30% हिस्सा बहुत कम माना जाता था। सोंग जियू द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर लिन युआन ने अपने दिल में भड़क रही आग को दबाते हुए कहा, कितनी बेशर्म शेखी बघार रहे हो। देखो मैं तुम्हारी हड्डियों की संरचना को कैसे तोड़ता हूँ। अगर कोई आम आदमी सोंग जियू की हड्डियों की संरचना को देखे तो उसे उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा जानवरों की हड्डियों का ढेर उठाकर उन्हें यूं ही ढेर लगा दे। हालांकि जब लिन युआन अस्थि संग्रहालय में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने देखा कि उन निर्जन हड्डियों को कुछ विशेष तकनीकों से संसाधित किया गया था। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से युक्त निर्जन हड्डियां 5 मौलिक निर्जन प्राणियों के अनुरूप थीं, न कि किसी साधारण निर्जन प्राणी के। उदाहरण के लिए लिन युआन के सामने पड़ी वीरान हड्डी एक जनरल श्रेणी के वीरान जानवर की हड्डी थी। लिन युआन यह नहीं बता सका कि यह किस प्रकार के निर्जन जानवर की हड्डी थी। हड्डी देखने में बहुत खास लग रही थी क्योंकि यह पूरी तरह से चिकनी और गोल थी, जैसे कांच का मोती। सोंग जियू भले ही घमंडी हो, लेकिन उसमें वाकई काबिलियत है। उसने जो तंत्र स्थापित किया है वह कुलीन और सामान्य श्रेणी के निर्जन प्राणियों की हड्डियों के संयोजन से बना है। तंत्र के केंद्र में स्थित भीतरी घेरे में राजा श्रेणी के निर्जन प्राणियों की हड्डियां भी हैं। इस तंत्र को भेदने के लिए सबसे पहले इसके केंद्र को खोजना आवश्यक है। आसपास के मंडपों में लोग चर्चा करने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सोंग जियू के बाद के मैचों में डेसोलेट हेवन तकनीक का मुकाबला इस तरह होगा। हालांकि इस विधि में जादुई मोहरों को टकराने की तुलना में अधिक तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती थी। साथ ही इससे लड़ाई जारी रखने की सुविधा भी मिलती थी। सोंग जियू की रणनीति को भेदने की कोशिश करने वाले लोगों को लगातार असफलता मिल सकती है। इसी रणनीति के सहारे वह लिन परिवार के सभी युवा नायकों को टैग टीम मुकाबले में चुनौती देता था। ये हड्डी आसपास पड़ी 10 से अधिक उपेक्षित हड्डियों का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। यह इस समूह के मुख्य भागों में से एक है। लिन युआन ने पहले ही गणना कर ली थी कि इस वीरान अस्थि संग्रह में कुल 108 हड्डियां थीं। इनमें से 9 हड्डियां समूह के केंद्र में थीं और प्रत्येक 12 हड्डियों का एक समूह था। प्रत्येक समूह में एक केंद्रीय हड्डी थी और इसी केंद्रीय हड्डी में समूह का एक मुख्य भाग स्थित था। अगर वह इस मुख्य हड्डी को तोड़ सके तो ये छोटा समूह भी टूट जाएगा। इससे पहले सोंग जियू ने कहा था कि जब तक वह सरणी का 30% हिस्सा तोड़ देता है तब तक लिन युआन जीत जाएगा। हालांकि लिन युआन सोंग जियू के अपमानजनक शब्दों से नाराज था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने अहंकार को काबू में रखते हुए पंचतत्व अस्थि सरणी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ये सरणी सरल नहीं थी। बहरहाल जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। अगर वह हड्डियों की श्रृंखला का 30% भी नहीं तोड़ पाता तो यह बहुत शर्मनाक होता। जीत हासिल करने के लिए मुझे केवल 4 वीरान हड्डियों की वीरान शक्ति को निकालना होगा और 4 छोटे समूह सरणियों को तोड़ना होगा। इसी विचार के साथ लिन युआन ने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उस चिकनी कांच की मोती जैसी हड्डी में समाहित कर दी। इस हड्डी से तीव्र ऊष्मा का संचार हुआ और संभवतः यह अग्नि तत्व से युक्त किसी निर्जन पशु की हड्डी थी। जब लिन युआन ने अपनी चेतना को उसमें समाहित किया तो अज्ञात कारणों से वह अचानक बेहोश सा हो गया। ऐसा लगा मानो उसकी चेतना निर्जन अस्थि में समा गई हो और वह अग्नि से भरे संसार में प्रवेश कर गया हो। अरे ये क्या है? लिन युआन घबरा गया। उसने तुरंत अपनी चेतना वापस खींच ली और होश में आ गया, लेकिन उसी क्षण गोल आग की लपटों जैसी कांच की तरह दिखने वाली निर्जन हड्डी चटक गई। धमाका! एक भयंकर विस्फोट के साथ पूरी तरह से लाल रंग का एक अग्नि अजगर उस वीरान हड्डी से प्रकट हुआ। इस अग्नि अजगर ने अपने जबड़े खोले और लिन युआन को काट लिया। लिन युआन चीख उठा। हालांकि यह अचानक हुआ और उसकी आत्मा को गहरा आघात लगा, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा। फिर भी लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अग्नि अजगर द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने पर उसे एक जोरदार मुक्का मारा। पेंग! ऊर्जा के विस्फोट से लिन युआन ने अग्नि अजगर को नष्ट कर दिया, लेकिन उसी समय जिस हाथ से लिन युआन ने मुक्का मारा था वह अग्नि अजगर से जोरदार टक्कर के कारण अपनी जगह से हट गया। उसकी पूरी मुट्ठी खून से लथपथ थी। ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से लिन युआन का शरीर भी हवा में उछल गया और वह चौक पर बुरी तरह से गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर में ऐंठन हो रही थी। स्पष्ट रूप से वह घायल था। दरअसल उसकी बांह पर लगी चोट मामूली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी आत्मा को लगी क्षति। जब उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके उस निर्जन हड्डी की जांच की तो निर्जन हड्डी ने ही उस पर पलटवार किया, जिससे उसकी आत्मा को चोट पहुंची। इस तरह की चोट के इलाज के लिए आत्मा को पोषण देने वाली एक अत्यंत प्रभावी गोली की आवश्यकता थी। वह कम से कम आधे महीने तक अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। क्या हुआ? वहां क्या हुआ? लिन परिवार के कुछ कनिष्ठ सदस्य अचंभित थे।
अचानक कांच जैसी एक निर्जीव हड्डी टूटकर बिखर गई, जिसमें से एक अग्नि अजगर निकला जिसने लिन युआन को घायल कर दिया। यह एक निर्जन जानवर की मृत्यु के बाद पीछे छूट गई सार ऊर्जा की छाया है। लिन परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। उन्हें इस बात पर बेहद आश्चर्य हुआ कि सोन जियू नामक युवा ने इस तरह की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। वह कांच जैसी निर्जीव हड्डी वास्तव में एक जनरल रैंक के निर्जीव जानवर की है। ये ज्वालाशील अग्नि अजगर के सिर में स्थित उसका मस्तिष्क पत्थर है। सोंग जियू ने ज्वालाशील अग्नि अजगर के वध के दौरान उसकी सार ऊर्जा को मस्तिष्क पत्थर में समाहित कर लिया था। इसके बाद उसने मस्तिष्क पत्थर को पंचतात्विक अस्थि सरणी के समूह सरणी कोर में से एक के रूप में उपयोग किया। मस्तिष्क के पत्थर के भीतर बची हुई ज्वलंत अजगर की सार ऊर्जा में मारे जाने का आक्रोश समाहित था, इसलिए एक बार सक्रिय होने पर यह मस्तिष्क के पत्थर को तोड़कर एक घातक अजगर की छाया में परिवर्तित हो जाती। यदि इसे भेदने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया थोड़ी भी धीमी होती तो वह मौके पर ही मर जाता। हालांकि कई डेसोलेट हेवन मास्टर्स लड़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन वे कुछ हत्या करने की तकनीकों में निपुण थे, जैसे कि वीरान हड्डियों के अवशेषों में जाल बिछाना। इस तरह से कोई व्यक्ति निर्जन स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके हत्या कर सकता था। निर्जन हड्डी के भीतर बिछाए गए जाल के कारण भले ही उस तंत्र को तोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को जाल का पता हो, फिर भी उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इसका कारण ये था कि तंत्र को तोड़ने के लिए व्यक्ति को अपनी मानसिक ऊर्जा निर्जन हड्डी में लगानी पड़ती थी, और ऐसा होते ही जाल सक्रिय हो जाता था, जिससे निर्जन जीव की सार ऊर्जा उस मानसिक ऊर्जा पर विपरीत प्रभाव डालती थी। इसके बाद का परिणाम स्पष्ट था। इससे तभी बचा जा सकता था जब किसी की डेसोलेट हेवन तकनीक इतनी निपुण हो कि वह सोन जियू द्वारा बिछाए गए जाल को उस क्षण ही तोड़ सके जब उसकी मानसिक ऊर्जा निर्जन अस्थि में समा जाती है। और लिन युआन के पास स्पष्ट रूप से यह क्षमता नहीं थी। लिन युआन पीला पड़ा चेहरा लिए हुए शाम की हवा वाले मंडप में लौट आया। आत्मा पोषण की गोली खाने और अपनी उखड़ी हुई बांह को ठीक करने के बाद वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी युआनची ऊर्जा पुनः प्राप्त कर पाया था। मैं लापरवाह था, हद से ज्यादा लापरवाह। मैं अनजाने में इस आदमी के जाल में फंस गया। अगर मुझे पता होता कि इस वीरान हड्डी में कोई जाल बिछा है तो मैं निश्चित रूप से इस तरह नहीं होता। शाम की हवा के मंडप में लौटकर लिन युआन अपने घनिष्ठों का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने पहले युद्ध का निर्देशन किया था और लोगों के आगे बढ़ने का क्रम निर्धारित किया था, जिससे वह शाम की हवा के मंडप के नेता जैसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, पहले निर्जन हड्डी की ऊर्जा निकालने की कोशिश करते ही वह एक जाल में फंस गया। इस प्रकार वह हार गया, जबकि सोन जियू ने कहा था कि केवल 30% ऊर्जा निकालने से ही उसे जीत मिल जाएगी। वह जरा सी भी ऊर्जा निकालने में कामयाब नहीं हो पाया था। पूरी तरह असफल होना उसके लिए बेहद शर्मनाक था। इस बच्चे ने सबसे पहले 30% ऊर्जा का जिक्र करके मेरा ध्यान भटकाया, जिससे मैं सुनसान हड्डी में छिपे जाल की संभावना को भूल गया। वह बहुत चालाक है। लिन युआन ने कुछ देर सोचा और फिर बेतुके बहाने बनाने लगा। पास ही में खड़ी यी यून ने ये सुनकर धीरे से सिर हिलाया। वीरान स्वर्ग के स्वामी शर्तों के बीच मुकाबले में सारा खेल अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी के लिए तरह तरह की बाधाएं खड़ी करने का होता है। वीरान हड्डी के अंदर जाल बिछाना एक आम बात है। जब वह पहली बार निर्जन स्वर्ग तकनीक के संपर्क में आया और लिन अस्थि पित्त निकाल रहा था, तब उसे नाराज लुओ हुआ ने लिन अस्थि पित्त में एक जाल बिछाया था। उसे उम्मीद थी कि जब वह अपनी मानसिक ऊर्जा उसमें डालेगा तो पित्त फट जाएगा और वह पित्त से लथपथ हो जाएगा। हालांकि यी यून ने इसे भांप लिया था, जिसके कारण लुओ हुआर खुद ही जाल में फंस गई। बेशक लुओ हुआर के जाल की तुलना में, जो महज एक शरारती मजाक था, सोन जियू द्वारा निर्जन पशु की सार शक्ति का उपयोग करने की विधि कहीं अधिक घातक थी। ये जान ले सकती थी कोई और, सोन जियू ने मंच पर कहा। उन्होंने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से हड्डी का एक और टुकड़ा निकाला और उसे उस स्थान पर रख दिया जहां ज्वलंत अग्नि अजगर की मृत हड्डी थी। ये हड्डी अग्नि तत्व की मृत हड्डी नहीं थी, बल्कि जल तत्व की मृत हड्डी थी। इससे लोग आश्चर्यचकित हो गए। हर बार जब सोन जियू ने पंचतत्वीय अस्थि सरणी स्थापित की तो निर्जन हड्डियों की व्यवस्था अलग अलग थी। इस तरह की निरंतर बदलती हुई संरचना अत्यंत परेशानी वाली थी, क्योंकि इससे नियमों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के डेसोलेट हेवन तकनीक के प्रशिक्षु हैं तो बेझिझक मेरे 5 एलिमेंटल बोन एरे को चुनौती दें। यदि आप इसका 30% तोड़ सकते हैं तो आप जीत जाएंगे। सोन जियू बेहद आत्मविश्वासी था। उसकी उकसाहट ने लिन परिवार के कई शिष्यों को क्रोधित कर दिया। सोन जियू की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, फिर भी उसने दावा किया कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी निर्जन स्वर्ग तकनीक का प्रशिक्षु उसे चुनौती दे सकता है। हालांकि लोग इस बात से नाराज थे, लेकिन वे जानते थे कि सोन जियू द्वारा स्थापित की गई शक्ति संरचना से निपटना बेहद मुश्किल था। लिन युआन, जो सन उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का निजी शिष्य था, लिन परिवार में अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक में उत्कृष्ट था। दुर्भाग्य से वह पंचमस्तिष्क शक्ति संरचना से एक भी ऊर्जा प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। वह तुरंत हार गया। लिन युआन ने कहा कि वह लापरवाह था और जाल में फंस गया, लेकिन सभी जानते थे कि सोन जियू ने एक बेहद गहरा और गुप्त जाल बिछाया था। इसी वजह से लिन युआन उसे खोज नहीं पाया। अगर ऐसा न होता तो उसे इतनी बुरी तरह हार का सामना नहीं करना पड़ता। इन परिस्थितियों में अगर किसी ने लिन युआन को यह भी बताया होता कि हड्डी में एक जाल बिछा हुआ है, तब भी शायद वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ होता। ये यून ने सोन जियू की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में भाग लेने का उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह यहाँ सब कुछ गड़बड़ करने आया था। पहले जब लिन युआन ने यी यून को 64 लोगों के समूह मुकाबले में भाग लेने के लिए भेजने की कोशिश की तो यी यून ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। समूह मुकाबले में भाग लेने वाले लोग तो बस मामूली लोग थे। यी यून के लिए ऊपर जाना केवल उसकी मानसिक ऊर्जा की बर्बादी होगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा। वह मंच पर तभी जाता था जब विपरीत पक्ष से कोई शीर्ष वीरान स्वर्ग मास्टर का शिष्य प्रकट होता था। तभी यी यून के लिए आगे बढ़ने का समय होता था।
ये यून खड़ी हुई और बिना कुछ कहे शाम की हवा वाले मंडप के किनारे किनारे चलने लगी। शाम की हवा वाले मंडप में मौजूद युवक ये यून की हरकत को लेकर उत्सुक थे, लेकिन उसी क्षण ये यून चुपचाप उछली और पंख की तरह फुर्ती से चौक के केंद्र की ओर बढ़ गई। और ठीक उसी क्षण जब ये यून ने छलांग लगाई, झील के मध्य क्षेत्र में स्थित एक अन्य छोटे मंडप से एक युवती हवा में उड़ती हुई झील के केंद्र में स्थित चौक की ओर चली गई। अध्याय 392। ये यून ने अपनी चाल चली। ये यून का प्रकट होना बहुत अचानक था। शाम की हवा के मंडप में मौजूद युवक कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उससे पहले ही ये यून गायब हो चुका था। लिन युआन को बस हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। अगले ही पल हरे रंग के कपड़े पहने ये यून झील के केंद्र के चौक पर पहुंच गया। इस दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया। वह क्या कर रहा था? डिसोलेट हेवन तकनीक पर आधारित चाय सत्र में लोगों के आने का एक पारंपरिक क्रम था। चाय सत्र की शुरुआत उन कनिष्ठ शिष्यों से होती थी जो अपेक्षाकृत कम प्रतिभाशाली थे। शेन तू जून और लिन युए जैसे लोग ऐसे ही थे, यह उनके रुतबे से स्पष्ट था। मंच पर जाते ही वे खुद को प्रत्यक्ष शिष्य घोषित कर देते थे। प्रत्यक्ष शिष्य व्यक्तिगत शिष्यों से एक पायदान नीचे थे। बाद में सोंग जियू जैसे लोग आए, तब व्यक्तिगत शिष्य या गुप्त शिष्य कहलाने लगे। जूनियर खिलाड़ियों की प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद सूजी जैसी वरिष्ठ पीढ़ी के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला शुरू होगा। शुरुआत में ये यून का स्तर इतना कम था कि वह मुश्किल से शुरुआती कुछ मैचों में ही भाग ले पाया। हालांकि उसने ग्रुप मैच में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब अचानक वह झील के केंद्र के चौक पर आ पहुंचा, जो एक बिल्कुल अप्रत्याशित घटनाक्रम था। वो उतावला आदमी आखिर कर क्या रहा है? ये यून को अचानक प्रकट होते देख लिन युआन और उसके साथी अचंभित रह गए। क्या ये यून सोंग जियुए की पंचम तत्व अस्थि सरणी को चुनौती देना चाहता था? इस समय लिन परिवार के सर्वश्रेष्ठ निजी शिष्यों को भी मंच पर जाने से पहले अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता था। उदाहरण के लिए शाम की हवा वाले मंडप से कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए ये यून का मंच पर आना अत्यंत अप्रत्याशित था। सम्मान की सीटों पर बैठा सूजी भी अचंभित था। उसने पहले ही कहा था कि वही यून को कुछ भी नहीं करने देगा, इसलिए अब जब ये यून अचानक आगे बढ़ा तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। शिक्षिका ये यून, वह लिन शिंटोग अच्छी तरह जानती थी कि 2 साल पहले वीरान मानव घाटी में ये यून को कुछ भी नहीं पता था। उस समय उसने वीरान स्वर्ग तकनीक सीखने में रुचि दिखाई थी, लेकिन लिन शिंटोग ने उसे ऐसा करने से मना किया था। वह नहीं चाहती थी कि ये यून के मन में वीरान स्वर्ग तकनीक को लेकर कोई भ्रम हो। फिर भी ये यून ने जिद की और इसी वजह से उसने अनिच्छा से सूजी की नोटबुक उसके पास छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता, शायद वह खुद को अच्छी तरह जानता होगा, सूजी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मन ही मन सूजी को ये यून पर ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि लिन परिवार से केवल ये यून ही झील के केंद्र के चौक पर नहीं आई थी। वहां एक और युवती भी थी जिसने बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। जब ये यून खड़ी हुई तो ये लड़की भी उसी क्षण खड़ी हो गई। परिणामस्वरूप दोनों एक साथ मंच के मध्य में कूद गईं। ये लिन जियान है, सीनियर सिस्टर लिन, मंच के नीचे से किसी ने कहा। ये यून के विपरीत लिन जियान लिन परिवार की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। उनकी प्रतिभा लिन युआन से बिल्कुल अलग स्तर की थी। लिन जियान पिछले कुछ वर्षों से अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण अभियानों में जाती रही थी। वह हाल ही में लिन परिवार में लौटी थी। उसकी शक्ति और उसकी निर्जन स्वर्ग तकनीक की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। तुम हो? उद्धरण चिन्ह। बैंगनी पोशाक वाली लड़की यून को नहीं जानती थी। उसके जीवन के लक्ष्य मार्शल आर्ट और अपनी डेसोलेट हेवन तकनीक में निपुणता हासिल करने पर केंद्रित थे। लिन परिवार की युवा पीढ़ी के बीच होने वाली छोटी मोटी बातों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने ये यून के बारे में कभी सुना भी नहीं था। 2 महीने पहले ये यून द्वारा मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सीखना और 50 से अधिक रूनिक मुहरें पूरी करना एक मामूली बात थी। ये केवल लिन परिवार के उन शिष्यों के बीच फैली थी जो ये यून के आसपास जमा हुए थे, और वे सभी इसे एक नौसिखिए के दिखावे का मजाक समझते थे। ये बात लिन जियान के कानों तक कभी नहीं पहुंची थी। मैं यून यानतियान हूँ, ये यून ने सरल शब्दों में उत्तर दिया। यून यंतियन। बैंगनी पोशाक वाली लड़की की धुंधली भौहें सोचते हुए सिकुड़ गईं। जाहिर है उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। आमतौर पर जिन शिष्यों के बारे में उसने नहीं सुना होता था वे कमजोर क्षमता वाले होते थे। अब जब लिन परिवार शेन तू परिवार के साथ डेसोलेट हेवन तकनीक में प्रतिस्पर्धा कर रहा था तो ये लिन परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल था। अगर लिन परिवार का कोई बेहद कमजोर क्षमता वाला शिष्य मंच पर जाता तो दूसरे परिवार उसे हंसी का पात्र बना देते। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारा मालिक कौन है? ये यून की क्षमता की पुष्टि करने के लिए बैंगनी रंग के कपड़े पहनी लड़की ने पूछा। मैं 15 वर्ष का हूँ, सूजी का नामात्र का शिष्य हूँ। ये यून की बातें सुनकर बैंगनी पोशाक वाली लड़की अवाक रह गई। ये लड़की सिर्फ 15 साल की थी और सूजी की नामात्र की शिष्या थी। ये क्या हो रहा है? हा, ये तो वाकई दिलचस्प है। नाम का शिष्य मुझे चुनौती दे रहा है। सोंग जियू खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि तुम दोनों साथ आए हो तो साथ मिलकर ही इस चुनौती को तोड़ो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। सोंग जियुए ने सुना था कि लिन जियान में कुछ प्रतिभा है, इसलिए वह उसके साथ ज्यादा लापरवाही नहीं बरत रहा था। लेकिन ये यून यानतियान कहाँ से आया? ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ तमाशा करने आया हो। लिन जियान और इस उतावले आदमी को एक साथ मिलकर तंत्र तोड़ने देना, असल में उसका एक और मकसद था, लिन जियान को अपमानित करना। स्वर्ग की एक अभिमानी पुत्री और एक उतावले आदमी का एक साथ आना, क्या यह मजाक नहीं था? आखिरकार सोंग जियू ने तय किया था कि अगर यह यून यानतियान मंच पर आकर मामले को और बिगाड़ न दे तो ये काफी प्रभावशाली होगा। सोंग जियू के मन में जो भी विचार आया, लिन जियान के मन में भी वही विचार था। वह यून यानतियान के साथ मिलकर ऐसा नहीं करना चाहती थी।
इससे अंततः दो बनाम एक की लड़ाई का बदनाम तमगा लग जाता, जबकि वास्तव में इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। छोटे भाई यून, पहले नीचे क्यों नहीं जाते? जब मैं इस घेरे को तोड़ दूंगा तो तुम बाद में ऊपर आ सकते हो, चाहे मैं सफल हूं या असफल। लिन जियान को लगा कि उसने यह बात बहुत ही विनम्रता से कही थी और उसने ये यून की क्षमताओं पर सीधे सवाल नहीं उठाया था। उसने ये यून को पर्याप्त सम्मान दिया था। हालांकि लिन जियान को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके इरादे इतने स्पष्ट होने के बावजूद ये यून ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने आप में खोया रहा और सोंग जियुए की सरणी के पास जाकर सरणी तकनीक का विश्लेषण करने लगा। पंचम तत्वीय अस्थि संरचना कुल 12 छोटे समूह संरचनाओं से बनी थी। प्रत्येक छोटे समूह संरचना में एक अस्थि थी जो संरचना को मूल रूप से एक साथ जोड़े रखती थी। इस अस्थि को ढूंढना कठिन नहीं था। ये यून ने उनमें से एक को चुना था। यह एक सेनापति के पद वाले निर्जीव जानवर की निर्जीव हड्डी थी और रीढ़ की हड्डी जैसी दिखती थी। इस हड्डी से गर्म हवा निकल रही थी और यह स्पष्ट रूप से अग्नि तत्व से युक्त निर्जन हड्डी थी। अग्नि तत्व शुद्ध यान के समान था। पंच तत्वों में अग्नि तत्व सामान्य अग्नि थी, जबकि शुद्ध यान तारों की सौर अग्नि थी। शुद्ध यान नियमों का अभ्यास करने वाले ये यून को अग्नि तत्व के नियमों का काफी ज्ञान था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़कर और बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करके उसने उजाड़ हड्डी में उजाड़ की शक्ति को सील कर दिया। ऊर्जा को नियंत्रित करने के मामले में बैंगनी क्रिस्टल लगभग सर्वोच्च नियम था। बैंगनी क्रिस्टल के साथ ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसका बाहर की ओर विस्फोट होना असंभव था। इस समय निर्जन हड्डी के भीतर स्थित निर्जन प्राणी की सार ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से दबा दी गई थी। वह इसका विरोध करने में असमर्थ था। दरअसल ये उनकी क्षमता के बल पर वह बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करके एक ही समय में वीरान हड्डियों के भीतर मौजूद शक्ति और सार ऊर्जा को जबरदस्ती निकाल सकता था। फिर वह अपनी पूरी ताकत से किसी भी तरह की तकनीक या जाल की परवाह किए बिना उन्हें शुद्ध कर सकता था। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने अगर उसने ये सब सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति से किया होता तो ये बहुत चौंकाने वाला होता और उसके पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं होता। इसलिए ये यून ने वीरान स्वर्ग तकनीक में वर्णित तरीकों का उपयोग करने का फैसला किया ताकि ऐसा लगे कि वह वीरान स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके जाल को तोड़ रहा है और वीरान हड्डियों से वीरान स्वर्ग की शक्ति निकाल रहा है। ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और उसके माध्यम से पूरी वीरान हड्डी पारदर्शी हो गई। सोंग जियुए ने जो कुछ भी किया था वह ये यून की दृष्टि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि निर्जन हड्डी के मूल में एक छिपकली के आकार का निर्जन पशु सार क्यूई बंद था और सार ऊर्जा के चारों ओर जादुई मोहरें थीं। ये जादुई मोहरें स्पष्ट रूप से सोंग जियु द्वारा स्थापित की गई थीं। जैसे ही ये यून अपनी मानसिक ऊर्जा इसमें प्रवाहित करता, ये जादुई मोहरें निर्जन अस्थि को विस्फोटित कर देती, जिससे निर्जन पशु की सार ऊर्जा बाहर की ओर फैल जाती। यह एक चतुर प्रज्वलन तंत्र की तरह था। अब ये यून को सोंग जियु की इस व्यवस्था को नष्ट करना या सील करना था। जब तक वह एक जादुई मोहर भेजकर सोंग जियु के प्रज्वलित सरणी को तोड़ नहीं देता, तब तक ये यून जाल को नष्ट करने में सक्षम होगा। बैंगनी क्रिस्टल हाथ में होने से ये यून अपने द्वारा बनाए गए हर जादुई चिन्ह को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। वह सोंग जियुए के जादुई चिन्हों को सीधे नष्ट भी कर सकता था। उसके लिए ऐसा करना बेहद आसान था। ये समझते हुए ये यून ने मोहरें बनाना शुरू कर दिया। ये यून के हाथों में विभिन्न आकृतियां उभरने लगीं, लेकिन पहले हुए जादुई मोहरों के प्रदर्शन की तुलना में, जो आतिशबाजी की तरह चमकदार थे, ये यून द्वारा भेजी गई जादुई मोहरें कहीं अधिक सादी दिखाई दे रही थीं। ये यून को जादुई चिन्ह बनाते देख आसपास के लोग अचंभित रह गए। ये यून की हरकतों और उनके द्वारा बनाए गए जादुई चिन्हों को देखकर क्या वह मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ। जब ये यून पहली बार लिन परिवार में पहुंचा था, तब उसने अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक का सार्वजनिक रूप से पहला और एकमात्र प्रदर्शन करते हुए रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ का इस्तेमाल किया था। उस समय लोगों का मानना था कि यून लंबे समय से वीरान स्वर्ग तकनीक के संपर्क में था। चूंकि उसने इतने लंबे समय तक वीरान स्वर्ग तकनीक का अध्ययन किया था, इसलिए यह असंभव था कि वह केवल रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ को ही अपनी एकमात्र सीलिंग तकनीक के रूप में इस्तेमाल करे। उस समय ये यून ने कहा था कि वह एक नौसिखिया है, इसलिए मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का उपयोग करना, जो कि एक बहुत ही सामान्य और सरल तकनीक थी, स्वाभाविक माना जाता था। आखिरकार इससे वह एक नौसिखिया के रूप में दिखेगा। हालांकि अब इस वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय पार्टी में इतने सारे लोगों के सामने लिन परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होने के कारण भले ही वह सोंग जियु की सरणी को तोड़ न सके, उसे मिस्टिक क्रिस्टल हैंड जैसी तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए था जिसमें किसी भी तकनीकी कौशल की कमी थी। डेसोलेट हेवन तकनीक के चाय सत्र में सम्मोहन की आवश्यकता पर बल दिया गया। सर्वश्रेष्ठ की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सबसे कठिन की आवश्यकता थी। क्या मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का उपयोग करना चाहिए? क्या इससे सब लोग हंसते हंसते लोटपोट नहीं हो जाएंगे? सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर लिन परिवार के शिष्यों के चेहरे लाल हो गए। उन्हें लगा कि ये यून बहुत ही कठोर हृदय है। यदि वे ये यून की जगह चौक में खड़े होते तो वे कब के जमीन में गड्ढा खोदकर छिप जाना चाहते। शेन तू परिवार के शिष्यों में से कुछ हंसे बिना नहीं रह सके। सोंग जियु ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, हा। जब लिन परिवार ने यह वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय पार्टी आयोजित की तो क्या वे माहौल के तनावपूर्ण होने को लेकर ज्यादा चिंतित थे? क्या उन्होंने खास तौर पर कोई मनोरंजन कार्यक्रम तैयार किया था ताकि सभी लोग हंसे और तनावपूर्ण माहौल थोड़ा हल्का हो जाए? सोंग जियु ने निर्दयतापूर्वक उपहास किया। लिन परिवार के शिष्यों के कानों तक पहुंचते ही यह आवाज और भी तीखी हो गई। लिन परिवार के कई बुजुर्गों ने सू जी की ओर देखा। सू जी के मन में अब बहुत पसीना आ रहा था। उसने विशेष रूप से ये यून को सुनसान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में कोई भी जल्दबाजी वाला काम न करने की चेतावनी दी थी। सू जी जानता था कि ये यून का शेनतू नानतियान से झगड़ा था, लेकिन झगड़े के बावजूद भी उसे इतना जल्दबाजी वाला काम नहीं करना चाहिए था।
सू जी को ये भी पता था कि यून को डेसोलेट हेवन तकनीक सीखने में बहुत महारत हासिल थी और उसकी प्रतिभा लिन शिंटो के बराबर थी। हालांकि उसने इसे बहुत कम समय के लिए ही सीखा था। इसके अलावा सोंग जियुए कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। यहाँ तक कि जब लिन शिंटो 1-2 साल से डेसोलेट हेवन तकनीक सीख रही थी तब भी उसके लिए पंचमस्तिष्क अस्थि सरणी को तोड़ना असंभव था। इन परिस्थितियों में सूजी तो सोंग जियू की बात मान लेने और यह कहने पर भी विचार कर रही थी कि यून वहां माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मौजूद थी। जियान, जल्दी करो, पंचम तत्व अस्थि सरणी को जितना हो सके तोड़ दो। तुम्हें लिन परिवार की प्रतिष्ठा वापस पानी है। अगर वह लड़का ऐसे ही गड़बड़ करता रहा तो हालात सुधरने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अध्याय 393, गुवानयिन द्वारा फूल तोड़ने का हाथ। जिस क्षण ये यून ने सरणी को तोड़ना शुरू किया उसी समय लिन जियान के कान में युआनची की एक ध्वनि सुनाई दी। यह उसके गुरु लिन परिवार की एक महिला बुजुर्ग की ओर से थी। हाँ मास्टर, लिन जियान भी इस स्थिति से खुश नहीं थी। पहले तो लगभग ऐसा हो ही गया था कि लिन परिवार का कोई भी सदस्य तंत्र को तोड़ने के लिए आगे नहीं आता। ये बेहद संतोषजनक होता, लेकिन ये यून की मनमानी हरकतों के कारण अब स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसने नाराजगी से ये यून की ओर देखा। किसी भी तंत्र को भेदने के लिए मन का एकदम शांत होना जरूरी होता है। लिन जियान को लगा कि उसका मन कुछ उथल पुथल में है। उसने मन को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। सोंग जियू की रणनीति को तोड़ना आसान नहीं था। उसे अपना पूरा जोर लगाना था और इसे गंभीरता से लेना था। लिन जियान ने अपनी चाल चली। उसने अपने दोनों हाथों से छाती के सामने कमल का आकार बनाया। उसकी हथेलियां एक दूसरे के सामने थीं और उसी क्षण उसकी उंगलियों के चारों ओर इंद्रधनुषी प्रकाश की एक धारा घूमने लगी। इंद्रधनुषी प्रकाश की ये धाराएं हवा में मिलकर एक इंद्रधनुष बन गईं, जो फिर लिन जियान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इससे वह अचानक स्वर्ग से मनुष्यलोक में आई किसी देवी की तरह दिखने लगी। लिन जियान की उंगलियां एक साथ तेजी से चलने लगी और उनसे परछाइयों की एक श्रृंखला बनने लगी। अचानक सुंदर प्रकाश चमका और सुनहरे कमल हवा में छा गए, मानो स्वर्ग से कोई शुभ संकेत लेकर आया हो। ऐसा लग रहा था मानो अमर पौधे हवा में जड़ पकड़ रहे हों और रंग बिरंगे कमलों में खिल रहे हों। लिन जियान की सीलिंग तकनीक इतनी शानदार थी कि लोग उसे देखकर दंग रह गए। सुंदर सीलिंग तकनीक का मतलब यह नहीं था कि तकनीक शानदार थी, बल्कि इसका मतलब था अधिक जटिल ऊर्जा नियंत्रण और उससे भी अधिक ऊर्जा तीव्रता। यदि किसी सीलिंग तकनीक के सेट में जटिल और शक्तिशाली दोनों पहलू शामिल हो तो वह निश्चित रूप से खराब नहीं हो सकता। इसके अलावा डेसोलेट हेवन तकनीक के चाय सत्र में भाग लेने वालों से एक ऐसी शानदार तकनीक की उम्मीद थी जो जटिल और शानदार दोनों हो। ये गुवानयिन का फूल तोड़ने वाला हाथ है। आसपास के चौक में मौजूद लोग आश्चर्य से हौंकने लगे। गुवानयिन की पुष्प फोड़ने वाली हाथ की आकृति बौद्ध संप्रदाय दामिंग मंदिर से आई है। दामिंग मंदिर बहुत पहले अस्तित्व में आया था। ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध संप्रदाय था और इसमें 4 महान भिक्षु, 18 सम्राट अरहत, 10 लाख बौद्ध अनुयायी और 1 खरब अनुयायी थे। हालांकि दुनिया के हालात क्षणभंगुर होते हैं। अंततः दामिंग मंदिर खंडित हो गया और कुछ बड़े पारिवारिक कबीलों द्वारा घेराबंदी किए जाने के बाद इसकी बहुत सी विरासत या तो नष्ट हो गई या दुनिया भर में गुम हो गई। गुवानयिन का फूल तोड़ने वाला हाथ भी उन्हीं में से एक था। पौराणिक बोधिसत्व गुवानयिन के 1000 हाथ थे। 1000 हाथों से फूल तोड़ने का अनुभव कैसा रहा होगा, इसलिए इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को गुवानयिन फ्लावर पिकिंग हैंड नाम दिया गया। उनके हाथ इतनी तेजी से चलते थे कि वे लोगों को धुंधले से दिखाई देते थे, ठीक वैसे ही जैसे 1000 हाथों वाली गुवानयिन। साथ ही इस तकनीक से उत्पन्न प्रकाश का प्रभाव ऐसा था मानो एक साथ हजारों फूल खिल रहे हों। यह बेहद खूबसूरत था। गुवानयिन की पुष्प फोड़ने वाली मुद्रा सीखना अत्यंत कठिन था। इसके अलावा इसकी मुद्राएं भी जटिल थीं। एक छोटी सी गलती से ही सारी मुद्राएं नष्ट हो जाती थीं। आमतौर पर निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय सत्रों में जहां चकाचौंध कर देने वाली तकनीकें आम थीं, कनिष्ठ शिष्यों द्वारा गुवानयिन पुष्प फोड़ने वाले हाथ की तकनीक का प्रयोग देखना बहुत दुर्लभ था। अब गुवानयिन पुष्प फोड़ने वाले हाथ की तकनीक के प्रकट होने से लिन परिवार के शिष्यों में जबरदस्त उत्साह फैल गया। बड़ी बहन जियान बहुत ही शानदार है। वह कई सालों से प्रशिक्षण ले रही हैं और उन्होंने वास्तव में ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली है। यह अद्भुत है। सीनियर सिस्टर जियान को सोंग जियू के कवच को भेदने में सक्षम होना चाहिए। एक बार कवच टूट जाए तो हम देखेंगे कि सोंग जियू कैसे अपनी धौंस जमाता रहेगा। लिन परिवार के शिष्यों को इससे राहत मिली। पहले जब सोंग जियू बेहद अहंकारी थी तब उन्होंने अपने दिल में दबी हुई तीव्र क्रोध को दबा रखा था। लिन जियान के गुवानयिन फ्लावर पिकिंग हैंड के सामने सोंग जियू का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि उसे अपने बिछाए जालों पर पूरा भरोसा था, लेकिन लिन जियान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इस चाय सत्र में शामिल होने से पहले सोंग जियू को लिन परिवार की युवा पीढ़ी के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी थी। लिन जियान उन विरोधियों में से एक थी जिन पर उसने विशेष ध्यान दिया था। 3 साल पहले लिन जियान के प्रशिक्षण अभियान पर जाने से पहले ही वह काफी मशहूर हो चुकी थी। अब 3 साल बाद लौटने पर यह बताना बहुत मुश्किल है कि वह कितनी शक्तिशाली हो गई थी। प्यारे भतीजे नानतियान, हमारे लिन परिवार के शिष्य की तकनीक के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? शेन तू नानतियान के बगल में बैठी लिन शिंटो की बड़ी चाची ने गर्व से कहा। लिन जियान उनकी सीधी वंशज थी, इसलिए उन्हें हमेशा लिन जियान पर गर्व था। हालांकि जब लिन जियान छोटी थी तब वे अपनी प्रतिभा को खुलकर प्रकट नहीं कर पाई थीं। उस समय उनके पास संसाधनों की कमी थी और वे लिन शिंटोग से भी बदतर स्थिति में थीं। इसी वजह से शाही पोशाक पहने वह महिला युवा लिन शिंटोग के प्रति बहुत असहानुभूतिपूर्ण थी। बहुत बढ़िया। लिन परिवार की हर पीढ़ी में प्रतिभाशाली लोग हैं। ये परिवार दिन प्रतिदिन और समृद्ध होता जाएगा। शेन तू नानतियान ने परिस्थितियों के अनुरूप चलते हुए लिन जियान की प्रशंसा की। शाही पोशाक पहने महिला ने सूजी की ओर देखते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। एल्डर सू, आपने अपने इस नामात्र के शिष्य को अपनाकर वाकई अच्छा किया।
यह एक दुर्लभ प्रतिभा है जिसे पाना लगभग नामुमकिन है। जेड बैम्बू शिखर पर इसने उम्र के क्रम का ध्यान रखे बिना जल्दबाजी में बात की। अब इस चाय सत्र में इतने गंभीर माहौल में इसका दिमाग सुन्न हो गया और इसने जल्दबाजी में भाषण दे दिया। इससे तो लोग वाकई हैरान रह गए। शुक्र है कि जियान आज यहाँ है, वरना आपका शिष्य लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देता। शाही पोशाक पहने महिला ने तीखे लहजे में उपहास किया। सूजी के साथ उसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे थे। जेड बैम्बू पीक पर वह पहले ही येयुन से नाराज हो चुकी थी और इस बात से दुखी थी। अब इस मामले में येयुन ने लिन परिवार को शर्मिंदा किया था, जबकि जियान ने लिन परिवार को गौरवान्वित किया था, तो भला वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शान कैसे नहीं दिखा सकती थी। सूजी को नाराज करने की बात करे तो वह जेड बैम्बू शिखर पर पहले ही ऐसा कर चुकी थी, इसलिए उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। सूजी का चेहरा उतर गया। स्वभाव से तो वह अभिमानी था, लेकिन अब जब उस महिला ने सबके सामने उसकी कमियां गिनाई तो वह बेहद क्रोधित हो गया। हालांकि तर्क उसके विरुद्ध था, इसलिए उसे पलटवार करने का कोई अधिकार नहीं था। हे लिन परिवार के शिष्य तो बड़े ही सक्रिय हैं। एल्डर सू के शिष्य की बहादुरी की तो तारीफ करनी ही चाहिए। शेन तू नानतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सूजी को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार सूजी लिन शिंटो के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ये यून की बात करे तो शेन तू नानतियान ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपने रुतबे के चलते और ऐसी स्थिति में जब वह यून को पहचान भी नहीं पा रहा था, तो वह ऐसे मामूली व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन मेरे शेनतू परिवार में तो और भी कई वीर हैं। उनमें से कुछ तो दादी की उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर हो सकते हैं। शेनतू नानतियान ने शाही पोशाक पहने महिला की ओर फिर से रुख किया। उनके शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि शेनतू परिवार द्वारा की गई तैयारियां लिन परिवार को बेहद चौंका देंगी। वे उस दृश्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे, मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर महिला की दिलचस्पी बढ़ गई। ये तो दिलचस्प होगा। तो चलिए देखते हैं कि जियान अपने प्यारे भतीजे नानतियन को भी आश्चर्यचकित कर पाएगी या नहीं। उस महिला के आत्मविश्वास के सामने शेनतू नानतियान ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। वह रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। ... इस समय चौक पर जैसे जैसे लिन जियान की मुद्राएं और तेज होती गईं, उसकी 10 उंगलियों से उंगलियों की छाया की परतें बनने लगीं। एक के बाद एक मंत्र युवा अबाबिलों की तरह उड़कर सोन जियू की पंक्ति में समा गए। और जिस समूह के केंद्र में लिन जियान एक मोहर बना रही थी, वहां सोन जियू की सरणी में लकड़ी तत्व वाली निर्जन हड्डियों में से एक थी। दरअसल गुवानेन के फूल तोड़ने वाले हाथ का झुकाव लकड़ी तत्व वाली युवांची ऊर्जा की ओर अधिक था। इस निर्जन हड्डी के टुकड़े के चारों ओर लिन जियान की जादुई मोहरें थीं। लोग निर्जन हड्डी के ऊपर कमल और अमर घास को स्पष्ट रूप से खिलते हुए देख सकते थे। इस दृश्य ने लोगों को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। अध्याय 394। ये यून ने सरणी को तोड़ दिया। अंदाजा लगाए कि सीनियर सिस्टर जियान को उस छोटे समूह के अरेंजमेंट को क्रैक करने में कितना समय लगेगा। लिन परिवार के शिष्यों में से किसी ने उत्साहपूर्वक पूछा। यही तो मनमोहक होने का असली मतलब था। पहले जब वे सीधे शिष्य ऊपर जाकर रूनिक मोहरों को टकराने की अपरंपरागत विधि से युद्ध करते थे, तो वह पूरी तरह से तकनीकहीन था। लिन जियान और सोन जियुए की वीरान स्वर्ग तकनीक में प्रतिस्पर्धा की तुलना में ये बर्बर कुश्ती और सुंदर नृत्य के बीच के अंतर जैसा था। लगभग 7 से 8 मिनट। सोंग जियू के खिलाफ जीतने के लिए कम से कम 4 छोटे समूह सरणियों को भेदना आवश्यक था। सोंग जियू की सरणी अत्यंत जटिल और पेचीदा थी, इसलिए लगभग 7-8 मिनट में एक छोटे समूह सरणी को भेदना भी बहुत तेज माना जाता था। ये द्वंद्वयुद्ध शीर्ष प्रतिभाओं के बीच की प्रतियोगिता थी। हालांकि लिन परिवार के शिष्य लिन जियान को बहुत मानते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सोंग जियू में अहंकार की भावना थी। लिन जियान के लिए सोंग जियू को हराना भी आसान नहीं था। लगभग 7 से 8 मिनट। फिर सीनियर सिस्टर जियान को सोंग जियू के खिलाफ जीतने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। इसके अलावा सीनियर सिस्टर जियान सिर्फ 4 छोटे समूह वाले एरे तोड़ने के बाद नहीं रुकेंगी। हो सकता है कि वह 6, 7 या 12 छोटे समूह वाले एरे भी तोड़ दें। लिन परिवार के कुछ युवा शिष्यों को लिन जियान से असीम आशाएं थीं। मुश्किल। लिन परिवार के एक वरिष्ठ शिष्य ने सिर हिलाया। किसी तंत्र की रक्षा करना आसान है, जबकि उसे तोड़ना मुश्किल है। छोटी बहन जियान को सोंग जियू से कम 30-50% अधिक शक्तिशाली होना होगा, तभी उसके ऐसा करने की कोई उम्मीद हो सकती है। बड़े शिष्य के बोलने से पहले ही उसे अचानक एक हल्की पेंक की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखते ही वह दंग रह गया। आवाज का स्रोत यून यानतियान था। इस रणनीति को तोड़ने के लिए ये यून लिन जियान के सामने खड़ा था और सोंग जियू बीच में थी। हालांकि जब लिन जियान ने अपनी गुवानेन फ्लावर पिकिंग हैंड फूल तोड़ने वाली मुद्रा दिखाई, तो शाही पोशाक वाली महिला जैसी उन लोगों के अलावा जिन्हें ये यून और सूजी से दुश्मनी थी, किसी और ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल ये यून का रहस्यमय क्रिस्टल हाथ बहुत पहले ही गुवानेन के फूल तोड़ने वाले हाथ की प्रकाश किरणों से ढक गया था। ये बताना असंभव था कि क्या हो रहा था, और धमाके की आवाज सुनते ही लोगों ने ये यून की ओर देखा, और सामने का दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। ये यून के सामने अग्नि तत्व से युक्त निर्जन हड्डी पहले ही टूट चुकी थी। इसका मूल गहरा लाल रंग बदलकर धूसर सफेद हो गया था। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था मानो इसकी निर्जन शक्ति समाप्त हो गई हो। जब किसी निर्जन हड्डी से उसकी सारी निर्जनता की शक्ति निकाल ली जाती है, तभी वह इस प्रकार की हो जाती है। उस निर्जन हड्डी के बाद जो सरणी के मूल को शक्ति प्रदान करती थी, जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, तो संपूर्ण छोटे समूह की सरणी ने अपनी ऊर्जा खो दी, मानो वह किसी भी समय ढहने वाली हो। क्या हो रहा है? कई लोगों के दिमाग ने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दी। वे अपने सामने के दृश्य का अर्थ समझ नहीं पाए। शायद उन्होंने वास्तव में इसके बारे में सोचा था, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और ठीक इसी क्षण ये यून ने बड़ी सहजता से टूटी हुई निर्जीव हड्डी के भीतर से एक धधकती लाल रोशनी को पकड़ लिया।
यह एक छोटी छिपकली की धुंधली छवि थी। यह निर्जीव पशुसार ऊर्जा थी जो मूल रूप से निर्जीव हड्डी के भीतर समाहित थी। लावा फायर लिजार्ड। उसने एक लावा फायर लिजार्ड को पकड़ लिया। कई लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए, यहाँ तक कि वहां रखी एक निर्जन हड्डी के बावजूद निर्जन स्वर्ग के कई स्वामी भी यह नहीं पहचान पाते कि वह हड्डी किस निर्जन जानवर की है। लेकिन अब ये युन द्वारा सार ऊर्जा को ग्रहण करने के कारण वे उसे आसानी से पहचान सके। ये लावा अग्नि छिपकली एक दुर्जय और निर्जन जीव थी। यह अत्याचारी थी और इसके शरीर में भयानक अग्नि तत्व की ऊर्जा समाहित थी। यदि यह ऊर्जा मुक्त हो जाती तो भयावह मंजर पैदा हो जाता। और इस समय इस लावा फायर लिजार्ड की सार ऊर्जा जो आक्रोश और अत्याचार से भरी हुई थी को यी युन ने लापरवाही से पकड़ लिया, मानो वह किसी साधारण घरेलू छिपकली को पकड़ रहा हो। इस समय यी युन ने सहजता से लावा फायर लिजार्ड की ऊर्जा पर कुछ जादुई चिन्ह बनाए। फिर उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक डिब्बा निकाला और उसमें लावा फायर लिजार्ड को इस तरह ठूस दिया जैसे वह भोजन रख रहा हो। इसके बाद उसने डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। पेंग। जब यी युन ने ढक्कन बंद किया तो उसके सामने मौजूद छोटा समूह पूरी तरह से बिखर गया। बचे हुए वीरान जानवरों की हड्डियां चारों ओर बिखर गईं और वह पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। यी युन ने पहले ही एक छोटे समूह सरणी को क्रैक कर लिया था। क्या यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए और उनके मुंह खुले रह गए। भले ही उन्हें यकीन न हो रहा हो, लेकिन आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि सामने के दृश्य का क्या मतलब है। युन यानटियन ने पंचमस्तिष्क अस्थि सरणी के छोटे सरणी समूहों में से एक को तोड़ दिया था। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे भावहीन हो गए थे, चाहे वे लिन परिवार के शिष्य हों या शेंतु परिवार के शिष्य। उनके शरीर ऐसे अकड़े हुए थे मानो उन पर ताबीज चिपकाए गए हों। चाय के पूरे सत्र स्थल पर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। शुरू में लोगों का अनुमान था कि लिन जियान को एक छोटे समूह सरणी को तोड़ने में लगभग 7-8 मिनट लगेंगे, लेकिन लगभग 30 सेकंड में जब लिन जियान के गुवानियन फ्लावर पिकिंग हैंड ने अपनी प्रगति का लगभग 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया था, तब तक युन यानटियन ने अपनी तरफ से पहली छोटी समूह सरणी को तोड़ दिया था। आखिर चल क्या रहा था? लोग अभी भी प्रतिक्रिया देने में धीमे थे। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे मार्शल आर्ट के एक महारथी और उस क्षेत्र में एक साधारण व्यक्ति एक ही समय में किसी शीर्ष विशेषज्ञ को चुनौती दे रहे हों। जब लड़ाई शुरू हुई तो उस मार्शल आर्ट के उस महारथी ने अपनी सभी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष विशेषज्ञ से शानदार ढंग से मुकाबला किया। इससे दृश्य बेहद रोमांचक हो गया और सभी लोग दंग रह गए। हालांकि जीत का फैसला नहीं हो पाया। हालांकि जब दूसरे दर्जे का पहलवान मंच पर आया तो उसने शीर्ष विशेषज्ञ के खिलाफ एक बहुत ही साधारण कुंफू तकनीक का इस्तेमाल किया। बिना कुछ कहे एक बेपरवाह किक ने शीर्ष विशेषज्ञ को जमीन पर गिरा दिया। ये तो मजाक ही होगा, है ना? लोगों को ये बिल्कुल अस्वीकार्य लगा, विशेषकर उच्च पदों पर बैठे लोगों को। लिन शिंटो की बड़ी चाची तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उनका मुंह खुला रह गया और आंखें सीधे सामने घूर रही थीं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुर्गी का गला पकड़ लिया गया हो। इस क्षण उसे लगा कि उसका सारा खून उसके चेहरे पर आ गया है। उसका बूढ़ा चेहरा पके हुए केकड़े की तरह लाल हो गया था। युन यानटियान, वह देहाती जो किसी भी नियम को नहीं समझता था, उसने वास्तव में जियान से पहले सोम जियू के समूह सरणी में से एक को तोड़ दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर सू जी की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसके जोड़ों में जंग लग गई हो और वे हिल न सके। उसने सू जी को भी पूरी तरह से अचंभित भाव से देखा। सू जी उन सभी में से वह व्यक्ति थी जो यी युन को सबसे अच्छी तरह जानती थी। अन्य लोग शायद सोचते हो कि यी युन लंबे समय से वीरान स्वर की तकनीक सीख रही थी, लेकिन सू जी को पूरा यकीन था कि यी युन ने वीरान स्वर की तकनीक बहुत कम समय से ही सीखी थी। 2 साल पहले यी युन हर मायने में एक नश्वर प्राणी था। इन 2 वर्षों में उसने मार्शल आर्ट में सामान्य स्तर से युआन स्तर तक की उन्नति प्राप्त कर ली थी। उसने कई प्रकार की विद्याओं का अभ्यास भी किया था। ऐसी स्थिति में उसके पास निर्जन स्वर तकनीक सीखने का समय कैसे हो सकता था? उन्होंने इतने कम समय में ये कैसे हासिल कर लिया? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। हालांकि उसे अंदर ही अंदर इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि आलीशान पोशाक पहने वह औरत उसे घूर रही है तो सूजी के बूढ़े चेहरे पर एक कामुक और शरारती मुस्कान आ गई। ये युन की वीरान स्वर तकनीक इतनी अद्भुत क्यों थी? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इस घिनौनी बुढ़िया को धूल चटा देना ही उसके लिए एक बड़ी खुशी होगी। कैसा है? क्या तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ है? के अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जल्दी से झील में कूद जाती, नहीं तो तुम्हारा बूढ़ा चेहरा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम दूसरों का सामना कैसे करोगी? सू जी ने शाही पोशाक पहने महिला के लहजे की नकल की और अजीब तरीके से बोलने लगी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द था, अद्भुत। अध्याय 395, एक के बाद एक टूटना। PS, यह 1 मई का अपडेट है। इसे पढ़ने के बाद तुरंत खेलना शुरू न करें। पहले मासिक वोट देना न भूलें। किडियन के 515 फैन फेस्टिवल के साथ अब मासिक वोट दोगुने हो गए हैं। अन्य गतिविधियों के लिए लाल लिफाफे भी हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। शाही पोशाक पहने महिला को सूजी द्वारा नीचे गिराए जाने के बाद ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युन सोम जियू की रणनीति को कैसे तोड़ पाए। प्यारे भतीजे नानटेन, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें अभी सोम जियू पर ज्यादा भरोसा नहीं था? लेकिन अभी अभी एक अनजान बदमाश ने सिस्टम को भेद दिया। असल में वह महिला लिन परिवार के किसी कनिष्ठ सदस्य को शेंतु परिवार के किसी कनिष्ठ सदस्य को पीटते हुए देखना चाहती थी, लेकिन भला वह इस बात से नाराज क्यों नहीं होती कि युन जैसा कोई व्यक्ति जो किसी कोने कोने से आया था लिन जियान को शर्मिंदा कर रहा था। शेंतु नानतियान भी असमंजस में पड़कर भौहें चढ़ाते हुए बोला, बड़ी चाची चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण होगा। मैं जियू से पूछकर अपने संदेह की पुष्टि कर लेता हूँ।
जैसे ही शेनतू नैन्टियन ने बात की, उसने अपनी आवाज सोंग जियू तक पहुंचा दी। इस समय सोंग जियू चौक के केंद्र में लकड़ी के डंडे की तरह जमकर खड़ी थी। जिस क्षण ये यून ने उसकी सुरक्षा घेरा तोड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर गहरा घाव हो गया हो। जियू, आखिर क्या हो रहा है? शेनतू नैन्टियन की आवाज सोंग जियू के कान में पड़ी। सोंग जियू मानो किसी सपने से जागा और गहरी सांस ली। उसने ये यून की ओर घूरकर देखा और माथे पर एक नस उभर आई। इस लड़के ने मेरा सारा ध्यान भंग कर दिया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसने इसे कैसे हल किया। शेनतू नानुतियान ने असंतुष्ट भाव से कहा, इतनी स्पष्ट बात के लिए क्या मुझे आपको इसे दोहराने की आवश्यकता है? सोंग जियू का चेहरा कुछ देर सोचने के बाद गंभीर हो गया। फिर उसने कहा, तर्क के हिसाब से तो यह असंभव है कि उसने रहस्यमय क्रिस्टल हाथ का इस्तेमाल करके उस जाल को नष्ट किया हो जिसे मैंने वीरान हड्डी में बिछाया था। हालांकि मेरा जाल जटिल है, फिर भी उसमें खामियां हैं। अगर आपका भाग्य बेमिसाल हो तो आप इसे संयोगवश तोड़ सकते हैं। एक अनाड़ी ताला मिस्त्री से बेहतरीन ताला भी खुल सकता है। कभी कभी किस्मत से तार की मदद से ताला खुल जाता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी, पर नामुमकिन नहीं था। सोंग जियू को पूरा विश्वास था कि यून द्वारा इस्तेमाल किए गए मिस्टिक क्रिस्टल हैंड के रूनिक सील्स उसके अपने रूनिक सील्स के साथ प्रतिध्वनित हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा प्रभाव हुआ। शेनतू नानुतियन ने गहरी सांस ली। मुझे पहले से ही यही आशंका थी। क्या आप निश्चित हैं? मुझे पूरा यकीन है। सोंग जियू ने ये यून की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसकी निगाहों में अब थोड़ी नफरत झलक रही थी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। पंचतत्व अस्थि सरणी को रहस्यमय क्रिस्टल हाथ से भेदना नामुमकिन है। सोंग जियू ने यह कहते हुए अपने दांत पीसे। उसे अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा था, और इस समय तक ये यून पहले ही दूसरे छोटे समूह सरणी की ओर चल चुका था। छोटे समूह सरणी के बीच में एक पृथ्वी तत्व वाली हड्डी थी। पृथ्वी तत्व वाली ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे ये यून का बहुत कम संपर्क था, लेकिन इसने ये यून को सरणी को तोड़ने से नहीं रोका। पर्पल क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से ये यून के सामने सारे जाल पूरी तरह से खुल गए। छिपने की कोई जगह नहीं बची। इसके अलावा ये यून का ऊर्जा पर नियंत्रण इतना सटीक था कि वह सूजी से कहीं अधिक था। पृथ्वी तत्व अस्थि सरणी उद्धरण चिन्ह। ये यून ने हड्डी के टुकड़े पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी ऊर्जा दृष्टि से वह देख सकता था कि उस निर्जन हड्डी के भीतर का जाल पहले वाले जाल से बहुत अलग था। सोंग जियू की पंचमस्तिष्क अस्थि सरणी में 12 लघु समूह सरणियां सभी भिन्न भिन्न थीं। इससे सरणी को भेदना और भी कठिन हो गया। एक निर्जन स्वर्ग के गुरु का शिष्य, जिसकी क्षमता सीमित थी, बड़ी मुश्किल से और बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च करके एक समूह सरणी को भेद सकता था। लेकिन जब वह दूसरी समूह सरणी को भेदने का प्रयास करता तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती। इस प्रकार 4 से अधिक लघु समूह सरणियों को भेदना स्वाभाविक रूप से आसान कार्य नहीं था। क्या तुम अब भी इसे सुलझाना चाहते हो? सोंग जियू ने ये यून को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारा सौभाग्य कब तक कायम रहता है। सोंग जियू की जानलेवा निगाहों को भांपते हुए ये यून ने अपना सिर उठाया और सोंग जियू को एक हल्की सी नजर से देखा। उसने मुखौटा पहन रखा था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। केवल उसकी आंखों के पास बने 2 रक्त रेखा चिन्ह ही उदासीन प्रतीत हो रहे थे। ये यून ने सोंग जियू को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी चिंता के सरणी को तोड़ने का काम जारी रखते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। ... बड़ी चाची, अभी जो हुआ वो एक दुर्घटना थी। शेनतू नानुतियान शाही पोशाक पहने महिला की ओर मुड़ी और मुस्कुराए। मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़ी चाची ने स्वर्ग के तने और पृथ्वी की शाखाओं के ताले के बारे में सुना है। स्वर्ग का तना 10 तनों से बना है और पृथ्वी की शाखाएं 10 शाखाओं से बनी है। बागुआ यानी 5 तत्वों के साथ हजारों संयोजन बनते हैं। उनमें से केवल एक ही सही है, और केवल सभी को सही ढंग से दबाने पर ही स्वर्ग के तने और पृथ्वी की शाखाओं का ताला खुल सकता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, वह स्वर्ग और पृथ्वी की शाखाओं के यादृच्छिक संयोजन का उपयोग करके सही परिणाम प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी की शाखाओं का ताला खोला जा सकता है। जब शेनतू नानुतियान बोल रहे थे तो उन्होंने अपना पंखा खोला और आत्मविश्वास भरे भाव से धीरे धीरे खुद को हवा दी। उसका आत्मविश्वास निराधार नहीं था और न ही ये सोंग जियू की बातों से अंधाधुंध प्रभावित होने के कारण था। शेनतू नानुतियन ने स्वयं ये निर्णय लिया था और उसे दृढ़ विश्वास था कि मिस्टिक क्रिस्टल हैंड जैसी एक ही तकनीक 15 वर्षीय युवक के हाथों में मौजूद पंचतत्व अस्थि सरणी को भेद नहीं सकती। ये बिंदु शेनतू नानुतियान की राय का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। लिन परिवार के उच्च पदों पर आसीन लोगों की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि वीरान स्वर्ग के स्वामी भी मौजूद थे। उन्होंने शेनतू नानुतियान की बात को भी स्वीकार किया। उन्होंने जो वर्णन किया था वह वास्तव में मौजूद था। ऐसा संयोग शायद ही कभी होता हो, सू जी ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें ये यून पर उतना भरोसा नहीं था, लेकिन शेनतू नानुतियान द्वारा ये यून की उपलब्धियों को इतनी जल्दी खारिज कर दिए जाने से ये यून के नामात्र के गुरु के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से अच्छा महसूस नहीं हुआ। हाँ, एल्डर सू, ये जूनियर तो बस अपनी राय व्यक्त कर रहा है। ये सच है कि सोंग जियू की पंचतत्व अस्थि सरणी को मिस्टिक क्रिस्टल हैंड भेद नहीं सकता। शायद किसी निर्जन स्वर्ग के मास्टर के हाथों में यह संभव हो, लेकिन एक जूनियर के हाथों में तो ये स्वर्ग में जाने जितना ही कठिन है। इस स्थिति में ये कनिष्ठ बहन सबसे संभावित कारण बता रही है और यही सबसे तर्कसंगत स्पष्टीकरण है। आपका क्या कहना है कनिष्ठ बहन शिंटोग? शेनतू नानुतियान ने लिन शिंटोग की ओर रुख किया। लिन शिंटोग आने के बाद से लगभग चुप ही रही थी। शेनतू नानुतियान लिन शिंटोग को जानना चाहता था, इसलिए वह बीच बीच में उसे बातचीत में शामिल कर लेता था। जो आपको उचित लगता है वह शायद उचित न हो, लिन शिंटोग ने ठंडे लहजे में कहा। चूंकि यह लिन और शेनतू दोनों परिवारों के उच्च अधिकारियों की सभा थी, इसलिए लिन शिंटोग असभ्य नहीं हो सकती थी। शेनतू नानुतियान जब भी उनसे बात करते उन्हें जवाब देना ही पड़ता था, अन्यथा उनकी आलोचना होती। हालांकि लिन शिंटोग जब बोल रही थी तब उसका ध्यान शेनतू नानुतियान पर नहीं था।
वह अभी भी चौक के केंद्र की ओर देख रही थी और उसकी निगाहें यी यून के हाथों पर टिकी हुई थी। वह यी यून की हर हरकत को बहुत स्पष्ट रूप से देख रही थी, मानो किसी सम्मोहन में वह 2 साल पहले की उस रात में लौट गई हो। वही शब्द जो यी यून ने तब कहे थे जब उसने पहली बार निर्जन मानव घाटी में लिन शिंटोब के हस्तचिह्नों को देखा था। उस रात के दृश्यों के बारे में सोचते हुए लिन शिंटोब के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। उसे यी यून की बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, जो हठधर्मी और देखने में बेतुकी लग रही थी, फिर भी उसने आज उन्हें अपने हाथों से साकार कर दिखाया था। उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया और मिस्टिक क्रिस्टल हैंड द्वारा बनाए गए सभी रूनिक चिन्ह अत्यंत सामान्य थे। वे देखने में उन साधारण लिनेन के कपड़ों से मिलते जुलते थे जिन्हें यी यून ने 2 साल पहले पहना था, और साथ ही उनकी तरह ही सरल प्रतीत होते थे। वह सचमुच अविश्वसनीय गति से एक निर्जन स्वर्ग का स्वामी बन गया था। कौन विश्वास कर सकता था कि एक छोटे से कबीले का युवक जिससे वह क्लाउड वाइल्डनेस में मिली थी, जिसने ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए थे जो आम लोगों के लिए हास्यास्पद होते, जैसे कि मार्शल आर्ट सीखना और डेसोलेट हेवन मास्टर बनने की महत्वाकांक्षा रखना, वास्तव में सफल हो जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो लिन शिंटोब ने अपनी आंखों से यी यून के साथ घटित एक चमत्कार को देखा हो। इस चमत्कार का लिन शिंटोब के लिए विशेष महत्व था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन शिंटोब की नसें स्वाभाविक रूप से अधूरी थीं। अगर वह अपनी अधूरी नसों को जोड़ने में सफल हो जाती तो यह अपने आप में एक चमत्कार होता। किसी लगभग असंभव काम को पूरा करना यही उनकी तरह ही होगा जिसने उन आकांक्षाओं को हासिल किया जिन्हें आम लोग असंभव मानते थे। लिन शिंटोब को वह दृश्य अवश्य याद था जब उसने बचपन में अपनी अधूरी नसों को जोड़ने का दृढ़ संकल्प प्रकट किया था। तब उसकी चाचियों और चचेरी बहनों ने उसका उपहास किया था। एक समय था जब उपहास और ताने सुनकर छोटी लिन शिंटोब को बहुत दुख और शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। वह अपने रास्ते पर चलती थी और अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती थी। उसे दूसरों की भावनाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? मनुष्यों को हमेशा से सपने देखने की आवश्यकता रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मनुष्यों और पशुओं में क्या अंतर होता? लिन शिंटोब को यी यून में अपनी झलक दिखाई दी। वही प्रयास, वही लगन और उतने ही दूर और मायावी सपने। अगर यी यून ऐसा कर सकती है तो वह क्यों नहीं कर सकती? लिन शिंटोब ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुट्ठी भींचने से उसकी पतली रत्न जैसी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं अपने लिए एक रास्ता चुनूंगा। मेरी यही कामना है कि आप भी अपने लिए एक रास्ता चुन सकें, लिन शिंटोब ने मन ही मन कहा। इस समय शेंतु नानतियान थोड़ा परेशान था। वह संवेदनशील था और उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि जब वह उससे बात करता था तो लिन शिंटोब का ध्यान हमेशा यून यानतियान पर रहता था और वह उसे केवल औपचारिक जवाब देती थी। शेंतु नानतियान, जो बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति था, बचपन से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। अनगिनत लड़कियां उस पर मोहित होने को बेताब थीं, लेकिन लिन शिंटोब के सामने ही उसे अपना रुतबा कम करना पड़ता था और बार बार उससे निराश होना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अब लिन शिंटोब उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना ज्यादा पसंद करती है। इस वजह से शेंतु नानतियान को यून यानतियान से नफरत होने लगी। उसने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा पी लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। छोटी बहन शिंटोब, सच तो यह है कि इस मुकाबले में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। ये 10,000 में एक संयोग था जो दोबारा नहीं होगा। इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में मेरे शेंतु परिवार ने कुछ विशेष तैयारियां की हैं जो निश्चित रूप से छोटी बहन शिंटोब को आश्चर्यचकित कर देंगी। जब ऐसा होगा तो छोटी बहन शिंटोब के लिए इस पर ध्यान केंद्रित करने में देर नहीं होगी। जहां तक इस मुकाबले की बात है, वास्तव में देखने लायक कुछ खास नहीं है, बस इतना ही। शेंतु नानतियान अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे पिंक की धमाके की आवाज सुनाई दी। ये धमाके की आवाज शेंतु नानतियान को जानी पहचानी सी लगी। इस समय वह अभी भी लिन शिंटोब से बात कर रहा था, इसलिए उसे चौक में क्या हो रहा था इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि में मौजूद लिन परिवार और शेंतु परिवार के उच्च पदस्थ बुजुर्गों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। विशेषकर शेंतु परिवार के बुजुर्ग, वे न केवल स्तब्ध थे बल्कि उनके चेहरे पर बहुत ही अप्रिय भाव भी थे। लिन शिंटोब के चेहरे पर भी वैसा ही हैरानी का भाव था। हालांकि उनकी हैरान खूबसूरत आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। शेंतु नानतियान को अपने सिर में एक झंझनाहट महसूस हुई, मानो किसी ने उसे हथौड़े से जोर से मारा हो। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाई। धीरे धीरे वह चौक के केंद्र की ओर मुड़ता गया। अध्याय 396, लगभग तबाह। PS, यह एक मई का अपडेट है। इसे पढ़ने के बाद तुरंत खेलना शुरू न करें। पहले मासिक वोट देना न भूलें। किडियन के 515 फैन फेस्टिवल के साथ अब मासिक वोट दोगुने हो गए हैं। अन्य गतिविधियों के लिए लाल लिफाफे भी हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। शेंतु नानतियान ने लगभग खुद को मजबूर करते हुए यून यानतियान के शरीर पर अपनी निगाहें टिका दी। उसकी सांसें थम गईं और दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें थोड़ी बाहर निकल आईं। इस समय उसने अपनी आंखों से देखा कि यून यानतियान के सामने सोंग जियू की पंचमत्विक अस्थि सरणी का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया था। एक और मुख्य अस्थि धूसर सफेद रंग के निर्जीव अस्थि चूर्ण में तब्दील हो गई थी। इसका अर्थ ये था कि यून यानतियान द्वारा उजाड़हट्टी के भीतर मौजूद उजाड़ की शक्ति को पूरी तरह से निकाल लिया गया था। शेंतु नानतियान ने देखा कि यून यानतियान ने बेपरवाही से हड्डियों के अवशेषों के ढेर से एक छोटा पीला कछुआ उठा लिया। इस छोटे कछुए के पैर छोटे थे और वह बुरी तरह छटपटा रहा था। हालांकि उसका शरीर जादुई मोहरों से ढका हुआ था, इसलिए वह छटपटाने के बावजूद हिल नहीं पा रहा था। हालांकि छोटा कछुआ देखने में काफी प्यारा लगता था, लेकिन असल में वह एक क्रूर और निर्जन जीव था जिसे पृथ्वी आत्मा कछुआ कहा जाता था। आमतौर पर उसका आधा शरीर जमीन में दबा रहता था और ऊपरी शरीर मिट्टी से ढका रहता था। उस पर घास भी उगती थी। वह महीनों तक, यहाँ तक कि आधे साल तक अर्ध शीतावस्था में स्थिर रहता था।
अगर उसे लगता कि कोई शिकार उसके पास आ रहा है तो वह अचानक उठ खड़ा होता और उसे निगल जाता। ये पृथ्वी आत्मा कछुआ उन 4 ऊर्जाओं में से एक था जिसे सोमजियू ने पंचतात्विक अस्थि सरणी के भीतर सील कर दिया था। ये यून ने बड़ी सहजता से इसे पकड़ा और जादुई मुहरों के दबाव में इसे आसानी से एक जेड बॉक्स में डाल दिया। पूरी प्रक्रिया बहुत सहज और स्वाभाविक लग रही थी, मानो उसने किसी तालाब में कछुआ पकड़ लिया हो। ये यून ने एक और छोटे समूह सरणी को तोड़ दिया था। ये कैसे संभव हुआ? शेन तू नानटियन को लगा जैसे उसका सारा खून उसके चेहरे पर चढ़ गया हो, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अब वह उस सौम्य और शांत स्वभाव वाले सज्जन की तरह नहीं दिख रहा था। उसने लिन परिवार के सभी बुजुर्गों के सामने अभी अभी यही कहा था कि उसे पूरा यकीन है कि यून यानतियान महज भाग्यशाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। पकड़ लिया, इसे फिर से तोड़ दिया गया है। कोई और रास्ता नहीं है। यून उपनाम वाला ये जूनियर वाकई में इस सिस्टम को तोड़ सकता है। यह कोई संयोग नहीं था। लिन परिवार के एक बुजुर्ग ने आश्चर्य और उत्साह दोनों भावों में यह बात कही। अगर पहली बार को महज एक संयोग बताया जाता तो वे इस पर विश्वास कर सकते थे, क्योंकि यही सबसे तर्कसंगत स्पष्टीकरण था। लेकिन अगर दूसरी बार को भी महज एक संयोग बताकर टाल दिया जाता तो यह स्पष्ट रूप से असंभव था। यह सचमुच अविश्वसनीय था। उन्हें पूरा यकीन था कि किसी जूनियर के मिस्टिक क्रिस्टल हैंड से 5 एलिमेंटल बोन एरे को भेदना असंभव होगा, लेकिन सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। निर्जन स्वर तकनीक का क्षेत्र अत्यंत गहन और विस्तृत था। यहाँ तक कि इन वरिष्ठ विद्वानों को भी यह कहने का साहस नहीं था कि वे निर्जन स्वर तकनीक को भली भांति समझते हैं। हमेशा कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिनसे उनका पहले कभी सामना नहीं हुआ था। जैसे जैसे वे सीखते गए, उन्हें एहसास होता गया कि वे कितना कम जानते हैं। ये बच्चा, हाँ हाँ हाँ, शाबाश। इस समय सूजी भी बेहद खुश था। सूजी, आपने एक अच्छा शिष्य चुना है। लिन परिवार के अन्य बुजुर्गों की, लिन शिंटो की बड़ी चाची और उनके छठे बड़े चाचा के अलावा कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर शेंतु परिवार के बारे में अच्छी राय नहीं थी, भले ही उन्होंने शेंतु परिवार के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। आखिरकार शेंतु परिवार और लिन परिवार के बीच पिछले कुछ वर्षों से अनबन चल रही थी। इन परिस्थितियों में लिन परिवार के एक कनिष्ठ सदस्य को शेंतु परिवार के मुखिया के चेहरे पर थप्पड़ मारते देखकर उन्हें अच्छा भी लगा। सच कहें तो शेंतु नानतियान को लिन परिवार के उच्च अधिकारियों के बीच इस तरह बैठे देखकर, मानो वह लिन परिवार के आधे मालिक हो, उन्हें बेहद असहज महसूस हुआ। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि शेंतु नानतियान एक दिन लिन परिवार के रिश्तेदार बन जाएंगे, इसलिए वे उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक ऊपरी तौर पर विनम्रता का प्रदर्शन किया। ये खांसी, सूजी ने शर्माते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। उसने मुंह खोला, और हालांकि वह इसका श्रेय लेना चाहता था और हमेशा से ही बेपरवाह रहा था, लेकिन ये उनकी वर्तमान उपलब्धियों का श्रेय लेना उसके लिए संभव नहीं था। दरअसल मैंने इस शिष्य को बीच में ही कुछ महीनों के लिए अपने साथ लिया था। जहां तक उसे सिखाने की बात है, मैंने उसे 2 महीने पहले ही मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सिखाया था, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। ऐसे परिणाम मिलना, सच कहूं तो इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है। सभी जानते थे कि सूजी ने यून यानतियान को नामात्र का शिष्य बनाया था। नामात्र का शिष्य होने का मतलब था कि उसे अपने गुरु की मूल शिक्षाएं प्राप्त नहीं होंगी। स्पष्टतः सूजी ने यून यानतियान को कोई वास्तविक क्षमता प्रदान नहीं की थी। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि सूजी का शुरू से ही यून यानतियान को शिष्य बनाने का कोई इरादा नहीं था। इन परिस्थितियों में सूजी स्वाभाविक रूप से खुलकर झूठ नहीं बोल सकता था। उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने ये यून को केवल नामात्र का शिष्य बनाया था। क्या इससे लोग उनके पीठ पीछे यह नहीं कहेंगे कि आंखें होते हुए भी वह देख नहीं पाए? हाँ, एल्डर सू वाकई बहुत विनम्र है। खैर, हमारा युवा मित्र यून एल्डर सू की ही देन है। भले ही वह लिन परिवार से न हो, लेकिन अगर वह हमारे लिन परिवार में परिपक्व हो पाता है तो यह बहुत खुशी की बात होगी। इसी क्षण एक बुजुर्ग लेकिन मधुर आवाज सुनाई दी। बोलने वाली महिला लिन परिवार की मुखिया थी। लिन परिवार में परिवार की मुखिया का आंतरिक मामलों में अंतिम निर्णय होता था। उन वरिष्ठ सदस्यों को छोड़कर जो साधना में लीन रहते थे और सांसारिक मामलों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, लिन परिवार में मुखिया की कही कोई भी बात पर सवाल नहीं उठाया जाता था। सूजी जानती थी कि कुलमाता के उन शब्दों को कहने का छिपा हुआ अर्थ ये उनको भर्ती करने की इच्छा थी। लिन परिवार में कई ऐसे शिष्य थे जिनका उपनाम लिन परिवार के शिष्यों से अलग था। उन्हें उनकी प्रतिभा के कारण लिन परिवार में शामिल किया गया था और उन्हें सीधे वंशजों के समान ही सम्मान प्राप्त था। कुछ वर्षों बाद वे लिन परिवार के बच्चों से शादी भी कर सकते हैं और अंततः लिन परिवार के वास्तविक सदस्य बन सकते हैं। योद्धाओं की दुनिया में विवाह एक ऐसा रिश्ता था जो लोगों को सुरक्षा का एहसास कराता था, विशेषकर ऐसे विवाह में जहां दोनों पक्ष मिलकर काम कर सके और शारीरिक संबंध के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत हो, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता था। मैं अपने शिष्य से उसके इरादे पूछूंगा, हालांकि मुझे विश्वास है कि उसके पास इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। सूजी बेहद खुश थी। कुलमाता द्वारा ये यून की सराहना करना एक बेहतरीन घटनाक्रम होगा। फिर भी अगर मातृसत्ता ने अपनी असाधारण निर्जन स्वर तकनीक प्रतिभा वाले ये यून को भर्ती करने की कोशिश नहीं की होती तो यह असामान्य होता। जब ये यून पहली बार तियान युआन लोक में पहुंचा और शेंतु नानतियान उसका शत्रु था, तो उसे लिन परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता थी। उसे परिपक्व होने के लिए आवश्यक वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराकर ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शिंटो, क्या तुम इस छोटे दोस्त यून को जानती हो? कुलमाता ने अचानक मुड़कर लिन शिंटो से बात की। उन्हें स्वाभाविक रूप से याद आया कि जब ये यून ने जेड बैम्बू शिखर पर लिन शिंटो की बड़ी चाची का विरोध किया था, तब लिन शिंटो ने कहा था, महज जान पहचान वालों को 2 करीबी लोगों के बीच कलह नहीं फैलानी चाहिए, जिससे उनकी बड़ी चाची स्थिति को संभालने में नाकाम रही।
स्पष्टतः लिन शिंटोग न केवल इस छोटी दोस्त यून को जानती थी, बल्कि उनका रिश्ता भी सती नहीं था। ये स्वाभाविक रूप से अच्छी बात थी। आखिरकार कुलमाता का इरादा लिन शिंटोग को लिन परिवार का एक मजबूत स्तंभ बनाने का था। जितने अधिक कुलीन लोगों से उसके अच्छे संबंध होंगे, उसके भविष्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। और तो और उसे वीरान स्वर्ग तकनीक में एक शीर्ष प्रतिभा का ज्ञान होना और भी महत्वपूर्ण था। आखिरकार लिन शिंटोग की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय हुई नसें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, और अगर वे ठीक भी हो जाती तो कौन गारंटी दे सकता था कि कोई लक्षण शेष नहीं रहेंगे। एक ऐसे निर्जन स्वर्ग के गुरु को जानना आवश्यक था जिनका भविष्य उज्जवल था। हाँ, युन यानतियान शिंटोग की पुरानी दोस्त है, लिन शिंटोग ने साफ साफ कहा। और लिन शिंटोग के बगल में बैठी शेंतू नानतियान का चेहरा ये सुनकर और भी बिगड़ गया। जैसे जैसे वे चीजें उसके चेहरे को अपनी चपेट में लेती गईं, खून जैसे लाल रंग के निशान उसके चेहरे पर फैलते गए। पुराने दोस्त, ये वास्तव में एक ऐसा वाक्यांश था जिसका कोई खास अर्थ नहीं था, लेकिन शेंतू नानतियान के कानों में ये बेहद कठोर लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुराना दोस्त, ये दो शब्द उसके लिए इतनी समस्या क्यों बन गए थे। विशेषकर अभी अभी उसने लिन शिंटोग की आंखों में स्पष्ट रूप से खुशी देखी थी जब युन यानतियान ने दूसरी बार सरनी को तोड़ दिया था। अगर कोई साधारण लड़की अपने पुराने दोस्त की सफलता पर खुश होती तो शेंतू नानतियान के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होता। हालांकि लिन शिंटोग एक ऐसी लड़की थी जो हवा के झोंके की तरह चंचल थी और उसमें भावनाओं की कमी थी। वो उस बच्चे की सफलता पर खुश क्यों होगी? ये सामान्य बात नहीं थी। कोई व्यक्ति दूसरे की सफलता पर तभी प्रसन्न होता है जब उनके बीच घनिष्ठ या विशेष संबंध हो। यदि ऐसा नहीं है तो मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, इसलिए वह अपने मित्र की सफलता के बारे में जानकर ऊपरी तौर पर बधाई तो दे सकता है, लेकिन मन ही मन सोच सकता है, इससे मेरा क्या लेना देना है। ऐसी स्थिति भी आती थी जब कोई व्यक्ति खुद मुश्किलों में फंसा होता था और किसी दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करता था और सोचने लगता था कि मेरे दोस्त को ये सब क्यों मिल सकता है लेकिन मुझे नहीं। आम लोगों की यही सोच थी। क्या लिन शिंटोग लिन परिवार के अन्य शिष्यों को, जिनका लिन शिंटोग से रक्त संबंध भी था, मंच पर उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन करते देखकर प्रसन्न होंगे? एक कदम पीछे हटकर देखें, अगर यह स्वयं शेंतू नानतियान होता तो क्या लिन शिंटोग कोई प्रतिक्रिया देती अगर वह अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम होता? जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो शायद बनावटी तारीफ भी बहुत दुर्लभ बात होगी। ये सोचकर शेंतू नानतियान को कैसे खुशी महसूस हो सकती थी। वह स्वभाव से उदार व्यक्ति नहीं थे। इसके अलावा इन परिस्थितियों में भला कौन उदार हो सकता है? इस समय शेंतू नानतियान गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अगर यह मौका न होता तो वह लगभग युन यानतियान को जान से मार ही देता। छोटी बहन शिंटोग, शेंतू नानतियान की आवाज और भी गहरी होती गई। जैसे ही उसने लिन शिंटोग का ध्यान अपनी ओर खींचा और कुछ कहने ही वाला था, पेंग, तीसरा विस्फोट। शेंतू नानतियान का दिल बैठ गया और उसने अपना सिर चौक के केंद्र की ओर झटक दिया। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की लाल आंखों की तरह भयंकर लग रही थीं। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि युन यानतियान के सामने स्थित तीसरा समूह सरणी ध्वस्त हो चुका था। समूह सरणी को थामे रखने वाली निर्जीव हड्डियां भूरे सफेद रंग के अवशेषों में परिवर्तित हो गई थीं। घड़ी की सुई की तरह ये युन ने अपना हाथ बढ़ाया और हड्डी के अवशेष से तीसरे निर्जन पशु सार्क्यूवी को पकड़ लिया। इस समय ये युन के सामने खड़ी सोन जियो पूरी तरह से अवाक रह गई थी। ये युन द्वारा दूसरी बार उसकी सुरक्षा घेरा तोड़ने के बाद उसे पहले ही एक जोरदार झटका लग चुका था। अब तीसरी बार सरणी के टूटने से उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था। युन यानतियान को तीसरी निर्जन पशुसार ऊर्जा को जेड बॉक्स में डालते देख सोन जियो मानो अपना आपा खो बैठा था। वह मूर्ख जैसा लग रहा था। भला उसमें स्वर्ग के युवा अभिमानी पुत्र का स्वभाव कहाँ बचा था? वह सचमुच डरा हुआ था। अब मंच पर जो कुछ भी हुआ उससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बुरे सपने में प्रवेश कर गया हो। तीसरा वाला। शेंतू नानतियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी कनपटी फड़कने लगी। उसके हाथों की नसें फूल गईं। दूसरे और तीसरे समूह की सरणी को तोड़ने में केवल 30 सेकंड का समय लगा। मंच पर मौजूद ही युन ने एक छोटे समूह के चित्र को तोड़ने में औसतन लगभग 30 सेकंड का समय लिया। ये वास्तव में चित्र तोड़ना नहीं था, बल्कि बच्चों द्वारा बनाए गए रेत के महलों को गिराने जैसा था। अध्याय 397 स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय। फिर से टूट गया। हा हा हा। शेंतू नानतियान अपना गुस्सा काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तभी सूजी ने ठीक समय पर बहुत ही बड़ा चढ़ाकर और जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये शिष्य जिसे मैंने अपने साथ लिया है वह वाकई कमाल का है। इसने मुझे इस वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की क्लास में इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। हा हा हा। सूजी की हंसी एक शाप की तरह थी जिससे शेंतू नानतियान चिढ़ गया। ये युन चौथे छोटे समूह के घेरे को तोड़ना शुरू करने ही वाला था, जबकि घेरे के बीच में मौजूद सोन जियो, जो निराश दिख रहा था, ने लड़ने की अपनी सारी इच्छा खो दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये युन निश्चित रूप से पंचमस्तिष्क कस्ती सरणी को पूरी तरह से तोड़ देगा। शेंतू नानतियान स्वाभाविक रूप से यह परिणाम नहीं देखना चाहता था। शेंतू नानतियान पहले से ही ये युन को दुश्मन मान रहा था और उसे लिन शिंटोग के मन में उसके लिए मौजूद भावनाओं पर शक था। ऐसी स्थिति में वह युन को इस तरह से हावी होने की अनुमति कैसे दे सकता था? सब लोग, लगता है इस मुकाबले का कोई मतलब नहीं रह गया है। शेंतू नानतियान अचानक खड़ा हो गया। छोटे भाई युन की वीरान स्वर्ग तकनीक उत्कृष्ट है। जियो, अपनी रणनीति पर कायम रहो और हार मान लो। ओह, ये युन ने अपने हाथ रोके और शेंतू नानतियान की ओर मुड़कर देखा। इस समय सोन जियो अपनी अवाक अवस्था से उबरते हुए प्रतीत हुए। चौक में बिताया गया हर पल उनके लिए एक कठिन परीक्षा जैसा था। मैं हार स्वीकार करता हूँ, सोन जियो ने दांत पीसते हुए ऐसा कहा। चूंकि वह कमतर था, इसलिए उसे हार स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था।
जैसे ही उसने सरनी को तोड़ना शुरू किया, ये यून के सामने खड़ी लिन जियान ने भी अपना गुवानिन फ्लावर पिकिंग हैंड रोक दिया। ये यून द्वारा सरनी को तोड़ना शुरू करने से लेकर अब तक लगभग 150 सेकंड ही बीते थे। लिन जियान ने अपनी गुवानिन फ्लावर पिकिंग हैंड का केवल 80-90% ही पूरा किया था, लेकिन इस समय इसे आगे उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर सोंग जियू और ये यून के बीच टकराव के बाद ये तय करना हो कि सबसे बुरी स्थिति किसकी रही, तो स्वाभाविक रूप से वह सोंग जियू ही थी, जबकि लिन जियान बीच में फंस गई। उसने शुरू में गुवानिन फ्लावर पिकिंग हैंड तकनीक का इस्तेमाल करके सोंग जियू से मुकाबला करने की उम्मीद की थी। यह उच्च स्तरीय तकनीकों का एक शानदार प्रदर्शन होता जो सबका ध्यान आकर्षित करता और उसे इससे प्रसिद्धि और गौरव प्राप्त होता। हालांकि ये यून की उपस्थिति के कारण वह ऐसी अजीबोगरीब स्थिति में फंस गई। छोटे भाई यून में अच्छी क्षमता है, मैंने आपको कम आंका, लिन जियान ने चौक से जाने से पहले ही यून को एक गहरी नजर से देखते हुए कहा। सोंग जियू की हार स्वीकार करने और लिन जियान के मैदान छोड़ने के बाद ये यून के लिए वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। जब वह मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी शेनतू नानुतियान ने अचानक कहा, जूनियर भाई यून जरा रुकिए। ये यून रुक गई और शेनतू नानुतियान की ओर देखने लगी। अब जब जूनियर भाई यून मंच पर आ ही गए हैं, तो जाने की इतनी जल्दी क्यों? शेनतू नानुतियान ने बोलते हुए सम्मान की सीटों को छोड़ा और धीरे धीरे चौक के केंद्र की ओर चलने लगे। शेनतू नानुतियान की हरकतें देखकर सब लोग दंग रह गए। शेनतू नानुतियान आखिर क्या करने वाला था? वह छोटे भाई यून को जाने नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह निर्जन स्वर तकनीक में छोटे भाई यून से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हो, है ना? युवा पीढ़ी के एक विद्यार्थी ने अवाक भाव से कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो शेनतू नानुतियान सचमुच बहुत ही बेशर्म होता। शेनतू नानुतियान ने वीरान स्वर तकनीक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन चुनकी कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनकी स्थिति लिन शिंटो के समान ही थी। शेनतू नानुतियान की उम्र यून की उम्र से लगभग दोगुनी थी। क्या किसी वयस्क द्वारा किसी बच्चे की डेसोलेट हेवन तकनीक से प्रतिस्पर्धा करना दादागिरी नहीं थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। शेनतू नानुतियान को अपने अतीत पर विचार करना होगा। उनके लिए ऐसा अशोभनीय काम करना असंभव है। शेनतू नानुतियान जैसे अभिमानी व्यक्ति के लिए ये यून से प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा भला कैसे हो सकती थी? इसका कारण ये था कि भले ही वह जीत जाता, फिर भी लिन परिवार के उच्च अधिकारियों द्वारा उसका उपहास किया जाता। छोटे भाई यून, मैंने अभी अभी तुम्हें आसानी से घेरा तोड़ते हुए देखा। तुम्हें अपनी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए थी, है ना? शेनतू नानुतियान पहले ही चौक के केंद्र में पहुंच चुका था और ये यून से महज 10 कदम दूर था। ये यून ने अपनी सांस रोक ली और नकाब के पीछे से काली आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी जो चुपचाप शेनतू नानुतियान को देख रही थी। उसने अपने दिल की नफरत को जाहिर नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही ठंडक और उदासीनता ने शेनतू नानुतियान को थोड़ा झुंझलाने पर मजबूर कर दिया। इस बच्चे की आंखें सच में बहुत परेशान करने वाली हैं। शेनतू नानुतियान चाहे यून को किसी भी नजर से देखे, उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह सचमुच यून की आंखें निकाल लेना चाहता था। नहीं, ये यून ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसने पंचमस्तिष्क कस्ती सरणी को भेदने में केवल 100 सेकंड का समय लिया था, और चूंकि यह एक चाल के माध्यम से किया गया था, इसलिए उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया था। ये तो अच्छी बात है। शेनतू नानुतियान मुस्कुराया। भला वो ये यून को मंच से जाने कैसे दे सकता था जबकि वो अभी भी सुर्खियों में था। बेशक शेनतू नानुतियान सीधे तौर पर ये यून से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक तरीका सोच लिया था। डेसोलेट हेवन तकनीक में जूनियर ब्रदर यून की उपलब्धि असाधारण है और आपने अभी तो बस शुरुआत ही दिखाई है। मेरा मानना है कि अभी तक हमने पूरी तरह से नहीं देखा है। अगर जूनियर ब्रदर यून अब चले जाते हैं तो ये बहुत खेदजनक होगा। ये यून चुप रहा। वह जानता था कि शेनतू नानुतियान ने शायद कुछ सोच लिया होगा। उसे शेनतू नानुतियान की शत्रुता का एहसास हो रहा था। विडंबना ये थी कि पहचान बदलने के बावजूद उसने एक बार फिर शेनतू नानुतियान से दुश्मनी पाल ली थी। मुझे यकीन नहीं है कि जूनियर भाई यून ने कभी स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय के बारे में सुना भी है या नहीं। ये यून को समझ नहीं आया कि शेनतू नानुतियान ने यह सवाल क्यों पूछा। हालांकि आसपास के लोग थोड़ी देर के लिए थम गए। स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय एक विलुप्त संप्रदाय था। ये डामिन मंदिर से भी पहले अस्तित्व में था। प्राचीन स्वर्ग विहीन संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी विहीन स्वर्ग तकनीक थी। जब प्राचीन स्वर्ग विदारक संप्रदाय अपने स्वर्ण युग में था, तब इसने कई प्रसिद्ध विदारक स्वर्ग गुरुओं को जन्म दिया था। प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय की निर्जन स्वर्ग तकनीक एक अनूठी प्रणाली थी। इसे सीखना अत्यंत कठिन और गहन था। केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय की निर्जन स्वर्ग तकनीक सीख सकते थे। ये यून को सिर हिलाते देख शेनतू नानुतियान मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। वैसे जब मेरे खानदान के बड़े बुजुर्ग एक प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र की खोज कर रहे थे, तब उन्हें संयोगवश स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई एक निर्जन स्वर्ग तकनीक की विधि मिली थी। नुस्खे में दर्ज वीरान स्वर्ग की तकनीकें कोई असाधारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे शेनतू परिवार की वीरान स्वर्ग तकनीक की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। और संयोगवश मेरी क्षमताओं के साथ मैं इसे मुश्किल से ही परिष्कृत कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसे सबको दिखाने की सोच रहा था। आप इसे इस वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय पार्टी में थोड़ा मनोरंजन जोड़ने के रूप में समझ सकते हैं। उसके ये शब्द कहते ही लोग एक दूसरे को देखने लगे। प्राचीन स्वर्ग विदारक संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई प्राचीन विदारक स्वर्ग तकनीक की विधि इतनी साधारण कैसे हो सकती है, जैसा कि शेनतू नानुतियान ने बताया था। प्राचीन स्वर्ग विदारक संप्रदाय की विदारक स्वर्ग तकनीक मुख्यधारा की विदारक स्वर्ग तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी। और शेनतू नानुतियान ने पहले कहा था कि यह नुस्खा एक प्राचीन रहस्यमयी लोक में पाया गया था। महान महारानी का वह नुस्खा जिससे लिन शिंटो की प्राकृतिक इन नारियों का उपचार हो सकता था, संभवतः उसी रहस्यमयी लोक से आया था।
इसके अलावा शेन तू नानटियन ने यह भी कहा कि वह इसे मुश्किल से ही परिष्कृत कर पा रहा था। इससे कई लोग दबे छिपे चिंतित हो गए। शेन तू नानटियन की निर्जन स्वर तकनीक शायद उनकी अपेक्षा से भी कहीं बेहतर थी। ये शेन तू नानटियन सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। मार्शल आर्ट में उसकी क्षमता के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वीरान स्वर तकनीक में भी उसकी उपलब्धियां असाधारण होंगी। हो सकता है कि उसने मंत्रों के प्रयोग और औषधि निर्माण में भी हाथ आजमाया हो। लिन परिवार की युवा पीढ़ी मन ही मन चिंतित थी। हालांकि उनमें से कई लोग शेन तू नानटियान को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि तियान युआन जगत में उन्हें स्वर्ग का अद्वितीय पुत्र कहलाना वास्तव में उचित था। यदि लिन शिंटोग अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई नारियों को जोड़कर एक अद्वितीय महान महारानी बन जाती है, तो साधना में उसका साथी बनने के लिए शायद शेन तू नानटियान ही एकमात्र योग्य व्यक्ति होगा। छोटे भाई यून, मैंने पहले कहा था कि मैं उस प्राचीन विधि को मुश्किल से ही परिष्कृत कर सकता हूँ, इसलिए मुझे दूसरों की मदद की जरूरत है। निर्जन स्वर तकनीक में छोटे भाई यून की उपलब्धियां असाधारण हैं और मेरी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, तो क्या आप मेरे साथ सहयोग करेंगे? जब शेन तू नानटियान ने उससे पूछा तो ये यून को आखिरकार समझ में आ गया कि शेन तू नानटियान क्या सोच रहा था। शेन तू नानटियान ने इतना कुछ कहा था, लेकिन इसका मुख्य कारण उसे नीचा दिखाना था। एक वीरान अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने के लिए सहयोग करने की बात करने के बावजूद संभवतः उसके भीतर कोई जाल छिपा हुआ था। ये यून को स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई प्राचीन विधि कैसे पता चल सकती थी? शेन तू नानटियान इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा कर सकता था जिससे ये यून बहुत आसानी से शर्मिंदा हो जाता। और इसी क्षण शेन तू हाय और शेन तू फैंग, जो मूल रूप से शेन तू नानटियान के साथ बैठे थे, हंसते हुए चौक के केंद्र की ओर चले गए। उन्हें इससे पहले शेन तू नानटियान से युआनची की आवाज का संदेश प्राप्त हुआ था। अब उनके लिए कार्रवाई करने का समय आ गया था। छोटे भाई यून, चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। अगर तुम अकेले करोगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तीनों मिलकर इसे आसानी से कर लेंगे। जब वे दोनों बात कर रहे थे तब वे ये यून के बाईं और दाईं ओर खड़े थे। कैसा रहेगा छोटे भाई यून? यह आपके लिए एक दुर्लभ अनुभव होगा। शेन तू नानटियान ने अपने चेहरे पर सौम्य मुस्कान बनाए रखते हुए अपनी उंगली पर मौजूद अंतरस्थानिक अनुभूति को धीरे से छुआ। ये आदमी तो बड़ा पाखंडी है। ये सोचते हुए ये यून के चेहरे पर व्यंग्य से भरी एक मुस्कान आ गई। हालांकि इस मुस्कान को कोई देख नहीं सका। चूंकि ये यून को शेन तू नानटियान की योजना समझ आ गई थी, इसलिए वह ये देखना चाहता था कि शेन तू नानटियान कौन सी चाल चल रहा है। असल में ये यून का स्वभाव ऐसा है कि वह कभी भी लाइमलाइट चुराने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आज उसका मकसद सब कुछ गड़बड़ करना था, तो भला वह इस मजे से कैसे वंचित रह सकता था। अध्याय 398 अस्थि शोधन। शेन तू नानटियान के सुझाव के बाद सबकी निगाहें ये यून पर टिक गईं। काफी संख्या में लोग शेन तू नानटियान के मन की बात नहीं समझ पाए, और न ही उन्हें ये पता था कि लिन शिंटोग की ये यून के प्रति विशेष भावनाओं के कारण शेन तू नानटियान पहले से ही ये यून को नापसंद करता था। ये यून, तुम्हें इस पर सहमत नहीं होना चाहिए। शेन तू नानटियान जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। इसी क्षण लिन शिंटोग की युआनची की ध्वनि ये यून के कानों में गूंजी। लिन शिंटोग ने पहले सूजी से सुना था कि ये यून का शेन तू नानटियान के साथ गहरा झगड़ा था, इसलिए उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ी थी। ये यून, तुमने स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय के बारे में कभी सुना भी नहीं है। तुम स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय की विहीन तकनीक की विरासत को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तुम्हें यह भी नहीं पता कि स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय की विरासत तियान युआन जगत की विहीन तकनीक से कई मायनों में अलग है। अगर तुम मान गए तो तुम शेन तू नानटियान की साजिशों में फंस जाओगे। ओह, विरासत प्रणालियों में अंतर, ये यून ने सोचा और लिन शिंटोग की ओर देखा। जब लिन शिंटोग ने अपनी युआनची का उपयोग करके उसे यह जानकारी दी तो उसके दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। हालांकि विरासत प्रणालियों के अलग होने की परवाह ये यून को बिल्कुल नहीं थी। प्राचीन स्वर्ग विदारक संप्रदाय की विदारक स्वर्ग तकनीक की विरासत को नजरअंदाज करते हुए ये यून को तियान युआन जगत की मुख्यधारा की विदारक स्वर्ग तकनीक की विरासत के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। विशेष रूप से ऊर्जा सीलिंग के पहलुओं में ये यून को केवल मिस्टिक क्रिस्टल हैंड और स्मॉल थाउजेंड सील का ही ज्ञान था। केवल इन दो तकनीकों से ही यून मुख्यधारा की निर्जन स्वर्ग तकनीक की विरासत के बारे में कितना समझ सकता था। इसलिए भले ही स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय की विरासत में कुछ रहस्य समाहित थे, फिर भी इससे ये यून पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। धन्यवाद मिस लिन, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये यून की बातों से लिन शिंटोग की भौहें तन गईं। ये यून, मुझे पता है शेन तू नानटियान से तुम्हारी दुश्मनी है और तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन अभी समय नहीं है। तुम बहुत कमजोर हो, अगर तुमने भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाया तो तुम्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ये यून हंसते हुए बोली, ये तो बस वीरान स्वर्ग तकनीक की एक प्रतियोगिता है, जीवन मरण का युद्ध नहीं। अगर मुझे कुछ नुकसान भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ी शर्मिंदगी होगी। आखिर मैं लिन परिवार में नहीं हूँ, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, तो शर्मिंदगी से क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं अभी हारने से डर जाऊं और शेन तू नानटियान की चुनौती स्वीकार न करूं, तो इसका मतलब है कि मैं पहले से ही डरा हुआ हूं। आज की प्रतियोगिता में मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, और अगर मैं इसे ठुकरा दूं तो भविष्य में जब मुझे उससे अपने झगड़े को निपटाने के लिए जानलेवा लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो शायद सिर्फ मैं और शेन तू नानटियान ही होंगे। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। उस समय क्या मैं इसे ठुकरा पाऊंगा? ये यून के अलंकारिक प्रश्न ने लिन जिनटान को चौंका दिया। वास्तव में जब कोई आपको मारना चाहेगा तो क्या वह आपसे पूछेगा कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं? जीवन और मृत्यु के संघर्ष की स्थिति की तुलना में इस समय वीरान स्वर्ग तकनीक का मुकाबला कुछ भी नहीं था। ये समझते ही लिन शिंटोग ने ये यून को गहरी निगाहों से देखा। वह नहीं जानती थी कि मुखौटे के पीछे ये यून के चेहरे के भाव कैसे थे।
उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि क्लाउड वाइल्डनेस में जिस युवक से वह मिली थी वह धीरे धीरे परिपक्व होते हुए इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा वह केवल 15 वर्ष का था, लेकिन शेनतू नानुतियान के साथ उसका खून का बदला पहले से ही लिया जा चुका था। फिर भी वह शांत और संयमित था और इतने साहस के साथ इतना गंभीर विश्लेषण कर सकता था। ये यून, तुम सही कह रही हो। मेरी सोच ही संकीर्ण थी, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि शेनतू नानुतियान एक निर्दयी और संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति है। भले ही उसे तुम्हारी असली पहचान का पता न हो, फिर भी वह तुम्हें जान से मारने की मंशा रख सकता है। जी हाँ, मैं समझ गई। ये यून ने सिर हिलाया। मिस लिन, चिंता मत कीजिए, मुझे सही अनुपात का ज्ञान है। ये यून ने ये कहते हुए अपनी नजर शेनतू नानुतियान की ओर घुमाई। अरे बच्चे, तुम सहमत हो या नहीं? शेनतू हाई के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और वह ये यून को उकसा रहा था। ये यून ने शेनतू हाई की बातों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए हाथ जोड़कर कहा, युवा गुरु नानुतियान की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आपने मुझे अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक के मानक का अभ्यास करने का यह अवसर दिया है। बेशक मेरे पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। ये यून ने यह बात बहुत ही ईमानदारी से कही, जिसे सुनकर शेनतू हाई और शेनतू फैंग लगभग हंसने ही वाले थे। ये बेवकूफ, शायद यही वो इंसान था जो तुम्हें उसे बेचकर मिले पैसों को गिनने में मदद करता। हाँ, छोटा भाई यून तो बड़ा बेबाक है। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। शेनतू नानुतियन के बोलते ही उसने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक डिस्क सरणी निकाली। ये डिस्क सरणी लगभग 5 फीट चौड़ी और वर्गाकार थी। इसके मध्य में सघन रूप से उत्कीर्ण मंत्र थे जो एक पूर्ण वृत्त बनाते थे। एक सरणी डिस्क जो पूर्ण सामंजस्य का अर्थ प्रकट करती थी। शेनतू नानुतियान बीच में थे और ये यून, शेनतू हाई और शेनतू फैंग उनके चारों ओर त्रिकोणीय आकार में खड़े थे। लिन परिवार के आसपास मौजूद शिष्य चौक के बीच में खड़े 4 लोगों को देख रहे थे। हालांकि वे ये यून के लिए शेनतू नानुतियान की भावनाओं के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वे ये जानते थे कि शेनतू नानुतियान का स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय की विधि को बाहर निकालने का उद्देश्य शेनतू परिवार के वंश का प्रदर्शन करना था। शायद इसका कारण ये था कि यून ने सोम जियुए के चेहरे पर इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा था कि शेनतू नानुतियान को शेनतू परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आगे आना पड़ा। इस परिस्थिति में शेनतू नानुतियान कैसे यून को इस सहयोगात्मक अस्थि शोधन प्रक्रिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे सकता था। शेनतू फैंग और शेनतू हाई को एक ही समय में यून के साथ मंच पर सहयोग करने देना शायद यून को नीचा दिखाने का एक तरीका था। ये छोटा भाई यून वाकई बहुत साहसी है। हालांकि उसने स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय के बारे में कभी सुना तक नहीं है, फिर भी वह शेनतू नानुतियान के साथ सहयोग करना चाहता है। कुछ समय बाद वह शायद खुद को शर्मिंदा कर लेगा। आसपास के मंडपों में लिन परिवार के कुछ शिष्य ये यून के लिए चिंतित थे। अत्यधिक साहस दिखाना एक दोष हो सकता है, यहाँ तक कि मूर्खता की हद तक। इस मामले में अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं होता। लोग आपस में चर्चा करने लगे और इसी क्षण शेनतू नानुतियन ने अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से 12 निर्जन हड्डियां निकाली। जैसे ही ये 12 निर्जन हड्डियां प्रकट हुई, वे हवा में चमक उठी। 12 हड्डियां या तो जैब की तरह एकदम पारदर्शी थीं या फिर सरल और सादी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने चारों ओर युआन ची के छोटे छोटे भंवर बना रही हो। ये हड्डियां साधारण नहीं थी, ये तो पहली नजर में ही पता चल गया। अरे, इन वीरान हड्डियों के बीच ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ हड्डियां प्राचीन प्रजातियों की हैं। वहां उपस्थित कुछ निर्जन स्वर्ग के स्वामी असाधारण दृष्टि रखते थे। हालांकि वे यह नहीं पहचान पाए कि हड्डियां किस निर्जन प्राणी की हैं, फिर भी वे उनकी श्रेणी बता सकते थे। सामान्य निर्जन हड्डियों में निश्चित रूप से इतनी प्रबल निर्जन शक्ति नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है कि शेनतू नानुतियन के पास पहले से ही आदिम प्रजातियों की हड्डियों को परिष्कृत करने की क्षमता हो? ये सोचकर उनमें से कई लोग चिंतित हो गए। शेनतू नानुतियान की उम्र केवल 30 वर्ष थी। लंबी आयु वाले योद्धाओं के लिए वह अभी एक कनिष्ठ योद्धा था। यदि वह इस उम्र में प्राचीन प्रजातियों की निर्जन हड्डियों को परिष्कृत कर सकता था, तो क्या यह उल्लेखनीय नहीं था? ऐसा नहीं है। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर असहमति जताई। ये आदिम प्रजाति की मृत हड्डियां नहीं हैं, बल्कि प्राचीन रहस्यमय तकनीक से संसाधित मृत हड्डियां हैं। इससे मृत हड्डी का स्तर लगभग एक पायदान बढ़ जाता है। ये स्वर्ग के प्राचीन संप्रदाय की रहस्यमय तकनीक होनी चाहिए। लिन परिवार में पिछली पीढ़ी के कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने स्वर्ग विदारक प्राचीन संप्रदाय की रहस्यमय तकनीकों से संबंधित पुस्तकें पढ़ी थीं, भले ही वे स्वर्ग विदारक प्राचीन संप्रदाय की विरासत प्रणाली को नहीं समझते थे। एक वीरान हड्डी का स्तर बढ़ाना। लोग चौंक गए। क्या ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके प्रभाव उतने व्यापक नहीं है जितना आप सोचते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक उजाड़ हड्डी की स्थिति सुधारने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल शेनतू परिवार की विरासत को देखते हुए उनके पास प्राचीन प्रजातियों की अस्थियों की कोई कमी नहीं है। हालांकि शेनतू नानुतियान ने फिर भी यह अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया क्योंकि उनकी क्षमता के साथ उनके लिए एक ही समय में कई प्राचीन प्रजातियों की अस्थियों को संभालना शायद काफी मुश्किल होगा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, शेनतू नानुतियान ने अपना हाथ हिलाया और 12 निर्जन हड्डियां 3 समूहों में विभाजित हो गईं। फिर वे शेनतू हाई, शेनतू फैंग और यीयुन की ओर तेजी से बढ़ी। ये वीरान हड्डियां उन तीनों के हाथ लगी जिनमें से प्रत्येक के पास 4-4 टुकड़े थे। यह लोग घबरा गए। क्या शेनतू नानुतियन इन किशोर जूनियरों से इन वीरान हड्डियों से वीरान शक्ति निकालने की सोच रहा है? ये यून और उसके साथियों के लिए इस श्रेणी की वीरान हड्डियों से वीरान शक्ति को निकालना शायद बहुत मुश्किल माना जाएगा। इस समय शेनतू नानुतियन मुस्कुराया और बोला, क्या आप तीनों मेरी मदद कर सकते हैं? चिंता मत करो, जल्द ही मैं एक व्यवस्था स्थापित करूंगा जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप इन वीरान हड्डियों से वीरान शक्ति निकाल सकेंगे। अध्याय 399 अंधकार में निर्जन स्वर्ग स्वामी। शेनतू नानुतियान के बोलते ही उसने डिस्क सरणी को जमीन पर रख दिया।
जैसे जैसे उसका आकार बढ़ने लगा, उस पर जादुई वृत्त चमकने लगे। वह इतना बड़ा हो गया कि यून, शेन तू फैंग और शेन तू हाई के पैरों के नीचे तक पहुंच गया। इस पर खड़े हो जाओ, शेन तू नानुतियन ने कहा। प्राचीन औषधि के अमृत को परिष्कृत करने के लिए डिस्क सरणी ही उसका आधार थी। डिस्क एरे पर कदम रखने से पहले ही यून थोड़ा लड़खड़ाया। वह जानता था कि अपनी नई पहचान के साथ वह अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा था जहां उसे हर हाल में मार डाला जाए, भले ही उसने शेन तू नानुतियान को फिर से नाराज कर दिया हो। मौजूदा हालात में शेन तू नानुतियान लिन परिवार के उच्च अधिकारियों के सामने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। तुम तीनों वीरान हड्डियों के भीतर की ऊर्जा निकालो और मुझे प्रदान करो। 12 वीरान हड्डियां 12 स्वर्गीय शाखाओं के क्रम का पालन करेगी। मुझे जिस भी हड्डी की आवश्यकता होगी, तुम्हें उस हड्डी की वीरान शक्ति निकालनी होगी। शेन तू नानुतियन के बोलते ही उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक जहर का जार निकाला। जार खोलते ही खून की तीखी गंध निकली। यह एक आदिम प्रजाति का रक्त था। लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि इस जानवर का खून गाढ़ा और भारी था। इसमें विपत्ति की शक्ति की भी प्रचुर मात्रा थी, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह किसी प्राचीन प्रजाति का खून था। शेन तू नानुतियन ने प्राचीन नुस्खे से अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक साथ उजाड़ हड्डियों और रक्त का उपयोग करने की योजना बनाई। जी, शेन तू नानुतियन ने एक शब्द चिल्लाया। जी 12 स्वर्गीय शाखाओं में सबसे ऊपर था और जी लेबल वाली वीरान हड्डी शेन तू हाई के हाथों में थी। शेन तू हाई की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक डिस्क सरणी निकाली। फिर उसने जी लेबल वाली उजाड़ हड्डी से उजाड़ शक्ति को निकालना शुरू कर दिया। यह एक राजा श्रेणी के निर्जन पशु की निर्जन हड्डी थी और चूंकि इस निर्जन हड्डी को एक प्राचीन विधि से संसाधित किया गया था, इसलिए इससे निर्जन पशुओं की शक्ति को निकालना इतना आसान नहीं था। हालांकि शेन तू हाई अच्छी तरह से तैयार था क्योंकि उसे पहले ही प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय की निर्जन स्वर्ग तकनीकों का ज्ञान हो चुका था। यद्यपि उसने इसमें महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी उसे इसकी कुछ समझ थी। जैसे ही उसने जादुई मुहरें भेजी, उसकी 10 उंगलियां हिलने लगीं। शेन तू हाई के पीछे स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा संघनित होने लगी और एक काली प्रेत छवि का रूप ले लिया। उस प्रेत आकृति की पीठ पर 2 पंख थे और उसके मुंह से दांत बाहर निकले हुए थे। वह एक विशाल चमगादड़ की तरह दिखती थी और बेहद खूंखार प्रतीत होती थी। एस्पेक्ट टोटेम। जब लोगों ने काले प्रेत को प्रकट होते देखा तो वे स्तब्ध रह गए। आमतौर पर लोग केवल युद्ध के दौरान ही अपने एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान करते थे। शेन तू हाई द्वारा डेसोलेट हेवन तकनीक का उपयोग करते हुए अपने एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान करना दुर्लभ था। शेन तू हाई की तकनीक को काले हाथों वाला दानव के नाम से जाना जाता है। ये निर्जन स्वर्ग तकनीक की एक अत्यंत दुर्लभ विधि है। अतीत में निर्जन स्वर्ग के कुछ महान गुरु इसे इस्तेमाल करना पसंद करते थे। काले हाथों वाले दानव के लिए वास्तव में एक पहलू टोटेम का प्रकटीकरण आवश्यक है। निर्जन स्वर्ग तकनीक में कुछ ऐसी सत्ताएं थीं जिन पर प्रतिबंध था। उन्हें अंधकार में निर्जन स्वर्ग स्वामी के रूप में जाना जाता था। इस समूह के लोगों को रूढ़िवादी डेसोलेट हेवन मास्टर्स द्वारा विधर्मी करार दिया गया था। पारंपरिक वीरान स्वर्ग तकनीक से भिन्न अंधकार में वीरान स्वर्ग के उस्ताद एक प्रभावी वीरान अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसमें वीरान स्वर्ग तकनीक के लिए मानव हड्डियों का उपयोग करना भी शामिल था। निर्जन प्राणियों की हड्डियों को निर्जन अस्थि अवशेषों में परिवर्तित करने का कारण उनमें समाहित निर्जन शक्तियों की प्रचुर मात्रा थी। इसके विपरीत बलवान मनुष्यों के शरीर में स्वर्ग पृथ्वी युआनची की प्रचुर मात्रा होती थी। इसलिए कई बार बलवान और निर्जन जानवरों की हड्डियों और मनुष्यों की हड्डियों से होने वाले प्रभाव एक जैसे होते थे। इसलिए डार्क डेसोलेट हेवन मास्टर्स ने मानव विशेषज्ञों की हड्डियों का उपयोग करके अवशेषों को परिष्कृत करने की एक विधि विकसित की थी। करोड़ों वर्ष पूर्व डार्क डेसोलेट हेवन मास्टर्स की विरासत अपने चरम पर पहुंच गई थी। उन्होंने कई डार्क डेसोलेट हेवन तकनीक संप्रदाय स्थापित किए थे और कई डार्क परिवार वंश थे जो अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। ये डार्क परिवार वंश पीढ़ियों से डार्क डेसोलेट हेवन के मास्टर रहे थे। ये पारिवारिक कबीले बेहद शक्तिशाली थे क्योंकि वे वीरान अस्थि कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए मानव हड्डियों को प्राप्त करने हेतु अनैतिक साधनों का प्रयोग करते थे। जैसे जैसे उनकी वंश परंपराएं क्रूरता को आगे बढ़ाती गईं, उन्होंने दुनिया में अराजकता का प्रसार किया। उन्होंने रूढ़िवादी संप्रदायों से शव चुराए, कुंवारे लड़के लड़कियों की बलि दी, लड़कियों को यौन दासियों के रूप में निर्मम रूप से इस्तेमाल किया, मनुष्यों का नरसंहार किया और राक्षसी आत्माओं को भेंट चढ़ाए। उनके बुरे कृत्यों के कारण कट्टरपंथी डेसोलेट हेवन मास्टर्स ने अंततः कट्टरपंथी संप्रदायों के साथ मिलकर अंधकार जगत पर युद्ध की घोषणा कर दी। अंततः अंधकार के सभी पारिवारिक कबीले और संप्रदाय अपने चरम पर ही नष्ट हो गए। इस प्रकार डार्क डेसोलेट हेवन तकनीक की विरासत काफी हद तक नष्ट हो गई। हालांकि इसके परिणामस्वरूप डार्क डेसोलेट हेवन मास्टर्स पूरी तरह से गायब नहीं हुए, वे बस भूमिगत हो गए। शेन तू हाई द्वारा प्रयुक्त काले हाथों वाला दानव तकनीक केवल डार्क डेसोलेट हेवन मास्टर्स द्वारा ही उपयोग की जाने वाली विशेष तकनीक नहीं थी। कुछ रूढ़िवादी डेसोलेट हेवन मास्टर्स भी इसका उपयोग करते थे, हालांकि बहुत कम। यह विधि प्राचीन और जटिल थी, इसलिए कई निर्जन स्वर्ग के गुरु भी इसे नहीं समझ पाए। ये वास्तव में उल्लेखनीय था कि शेन तू हाई अपनी उम्र में भी इस विधि का उपयोग कर सकते थे। लिन परिवार के सभी लोग, चाहे वे युवा पीढ़ी के हों या बुजुर्ग पीढ़ी के, यह मानने को मजबूर थे कि शेन तू हाई डेसोलेट हेवन तकनीक में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। स्पष्टतः शेन तू हाई और उनके साथियों के लिए शेन तू नानुतियान के साथ सहयोग करके प्राचीन नुस्खे को परिष्कृत करना एक अत्यंत कठिन मामला था। ये जानकर उनमें से कई लोग ही यून के लिए चिंतित होने लगे। हालांकि वे ये यून को नहीं जानते थे, लेकिन आखिरकार वह उनके लिन परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही थी और युवा पीढ़ी में शेन तू परिवार से प्रतिस्पर्धा करने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। अगर ये यून बुरी तरह हार जाती तो उन्हें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। छोटे भाई यून के पास अभी भी कुछ गुप्त तरीके होने चाहिए, है ना?
ऐसा ही होना चाहिए। अगर वह सोंग जियू के कवच को इतनी आसानी से भेद सकता है तो मुझे संदेह है कि उसके पास केवल मिस्टिक क्रिस्टल हैंड ही है। देखते हैं क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। जब वे बात कर रहे थे अचानक उनके दिल बैठ गए। उन्होंने देखा कि शेन तू हाई के हाथों में पड़ी निर्जीव हड्डी से एक काली गैस निकलने लगी। ये काली गैस एक विषैले सांप की तरह शेन तू हाई की भौहों की ओर झपटी। अरे मतलब लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। काली गैस से एक बेहद खतरनाक आभा निकल रही थी और यह स्पष्ट रूप से शेन तू हाई के लिए हानिकारक थी। और इसी क्षण शेन तू हाई के पीछे स्थित चमगादड़ जैसे एस्पेक्ट टोटेम ने दहाड़ लगाई और काली गैस को निगल लिया। शेन तू हाई इस समय तनाव में था। उसके एस्पेक्ट टोटेम द्वारा काली गैस को अवशोषित करने के बाद उसने निर्जन हड्डी पर जादुई मोहरें भेजना शुरू कर दिया। तभी वह काली गैस को पूरी तरह से शांत करने में सफल हुआ। जब काली गैस पूरी तरह से सील हो गई तभी शेन तू हाई ने सांस छोड़ी, जिससे उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। आध्यात्मिक प्रतिक्रिया। एक पुराने निर्जन स्वर्ग के गुरु ने काली गैस के स्रोत की पहचान की। वीरान स्वर्ग तकनीक के क्षेत्र में कुछ वीरान हड्डियां अत्यंत खतरनाक थीं। यदि किसी के पास उन्हें परिष्कृत करने की क्षमता नहीं होती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। निर्जन स्वर्ग तकनीक के कारण लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेन तू हाई को काले हाथों वाले दानव का इस्तेमाल करना पड़ा। इस काले हाथों वाले दानव को आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं से निपटने में फायदा है। लिन परिवार के एक पुराने निर्जन स्वर्ग गुरु ने कहा, काले हाथों वाले दानव का व्यापक रूप से अंधकार में निर्जन स्वर्ग गुरुओं द्वारा उपयोग किए जाने का कारण ये था कि उनके द्वारा परिष्कृत मानव हड्डियों में आक्रोश समाहित होता था, जिसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक प्रतिक्रियाएं अधिक बार होती थीं। अब शेन तू हाई के राजा श्रेणी के निर्जन पशु की हड्डी ने आध्यात्मिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिसका कारण संभवतः स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय की विरासत थी। कुछ प्रसंस्करण विधियों के कारण हड्डी इस प्रकार की हो गई थी। यदि किसी को ऐसी निर्जीव हड्डी को परिष्कृत करते समय आध्यात्मिक आघात का सामना करना पड़ता है तो इसके परिणाम आत्मा को क्षति पहुंचने से लेकर मंदबुद्धि होने तक हो सकते हैं। शेन तू नानुटियन ने वास्तव में इतनी प्राचीन विधि चुनी है। चूंकि जी लेबल वाली निर्जन हड्डी में आध्यात्मिक प्रतिघात निहित है तो संभवतः अन्य निर्जन हड्डियों में भी यह हो सकता है, और वे शायद और भी खतरनाक हो। ये 12 निर्जन हड्डियां निश्चित रूप से साधारण नहीं है। शेन तू हाई, शेन तू फैंग और यी यून के हाथों में मौजूद 12 हड्डियों को देखकर लोगों की पलकें कांपने लगीं। खासकर युवा पीढ़ी भयभीत हो गई। उन्हें इस बात का सौभाग्य महसूस हुआ कि वे यी यून की स्थिति में नहीं थे, ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं कर रहे थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वे सचमुच एक ऐसी स्थिति में होते जहां उन्हें पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ता। अगर वे इससे पीछे हटते तो ये बहुत शर्मनाक होता। अगर वे हिम्मत जुटाकर इसे करते तो कौन जाने कि कहीं वे अंत में मंदबुद्धि न बन जाएं। उनमें से कई लोग यी यून के प्रति सहानुभूति जताने लगे। हालांकि उसकी निर्जन स्वर्ग तकनीक असाधारण थी, फिर भी वह बहुत छोटा था। वह शेन तू हाई या शेन तू फैंग जैसा नहीं था। उन दोनों को इससे पहले स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय की निर्जन स्वर्ग तकनीक की विरासत का ज्ञान अवश्य रहा होगा। इस समय शेन तू हाई ने जी लेबल वाली उजाड़ हड्डी से उजाड़ शक्ति का निष्कर्षण पूरा कर लिया। पावर ऑफ डेसोलेट्स का ये पिंड अंततः शेन तू हाई के पैरों के पास स्थित डिस्कैरे में जा गिरा। परिणामस्वरूप डिस्कैरे पर अंकित प्रतीक चमक उठे। डिस्कैरे पर कुल 12 रन थे जो 12 वीरान हड्डियों के अनुरूप थे। संबंधित प्रतीक को चमकते हुए देखकर शेन तू हाई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और प्रसन्न हो गया। वह सफल हो गया था। शेन तू हाई की क्षमताओं को देखते हुए राजा श्रेणी के निर्जन पशु की निर्जन हड्डी निकालना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा उसे निर्जन हड्डी के भीतर मौजूद आध्यात्मिक प्रतिक्रिया से भी सावधान रहना पड़ता था, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा पर बहुत अधिक दबाव पड़ता था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से आत्मा पोषण की गोली निकालकर उसे निगल लिया। इसके साथ ही उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया। आमतौर पर जी लेबल वाली वीरान हड्डी को निकालने में उनकी सफलता 10% नहीं होती थी। यदि बीच में कोई दुर्घटना हो जाती तो शेन तू नानुटियन को उनकी मदद करने के लिए कुछ मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में शेन तू हाई इतने सारे लोगों के सामने स्वाभाविक रूप से घबरा गया। उसे डर था कि कहीं इसे संभालते समय कोई दुर्घटना न हो जाए, लेकिन सौभाग्य से वह सफल रहा। उसने निसंदेह वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और उसने शेन तू परिवार का नाम रोशन किया था। छोटे भाई यून, क्या कहते हो? क्या तुम इसे संभाल पाओगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं संभाल पाओगे तो अभी भी छोड़ने का समय है। शेन तू फैंग और मैं ज्यादा थक जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारा हिस्सा पूरा कर लेंगे। शेन तू हाई ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। वह यी यून के दुविधा में पड़ने के भाव को देखने का इंतजार कर रहा था। दरअसल शेन तू नानुटियन के इरादों को देखते हुए अगर उसने यी यून को यह नहीं बताया होता कि उजाड़ हड्डियों के भीतर एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है और इसके बजाय यी यून को धोखा देकर उसे मंदबुद्धि बना दिया होता तो स्वाभाविक रूप से यही सबसे अच्छा परिणाम होता। हालांकि निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में शेन तू नानुटियन स्वाभाविक रूप से लिन परिवार के सभी उच्च अधिकारियों के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। लिन परिवार इस तरह की कपटपूर्ण चाल को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? आखिरकार शेन तू परिवार इस बातचीत में लिन परिवार से थोड़ा पीछे था। शेन तू नानुटियन भले ही यून से नफरत करता हो, लेकिन बात इतनी नहीं थी कि उसे हर हाल में यून को मारना पड़े। इसलिए उसे परिणामों पर विचार करना ही था। अब पहले ही यून को सहयोगात्मक अस्थि शोधन के लिए राजी करके फिर बाद में आध्यात्मिक प्रतिक्रिया की समस्या की ओर इशारा करके सब कुछ बदल गया। अगर यी यून समझदार होता तो वह निराश होकर पीछे हट जाता, जिससे शेन तू नानुटियन का उद्देश्य पूरा हो जाता। इससे शेन तू परिवार की क्षमताओं का प्रदर्शन होता और साथ ही यी यून को कुचलने का मौका भी मिल जाता। अध्याय 400 विधर्मी ऊर्जा। छोटे भाई यून, ये 12 निर्जन हड्डियां आसान नहीं है।
आपकी मानसिक शक्ति थोड़ी कमजोर है और शायद आप इसे संभाल न पाएं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? शेन तू नानतियान ने यी यून से मुस्कुराते हुए पूछा। अगर खतरों के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद यी यून अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो दुर्घटना होने पर शेन तू नानतियान की कोई गलती नहीं होगी। तब लिन परिवार के पास उसे दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं होगा। इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि यी यून अत्यात्मविश्वासी था और इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार था। शेन तू नानतियान की मुस्कान देखकर यी यून ने मन ही मन उपहास किया। शेन तू नानतियान ने पहले खतरे का जिक्र नहीं किया था और उसने हड्डी शोधन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही इस पर जोर दिया था। शेन तू नानतियान का उद्देश्य उसे दुविधा में डालना था। शेन तू नानतियान यी यून को हड्डी तराशने का काम जारी रखते देखना चाहता था। वह यी यून को मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होते और मंदबुद्धि बनते देखने के लिए उत्सुक था। इसके विपरीत यदि यी यून मना कर देता तो उसका लक्ष्य पूरा हो जाता, भले ही उसे थोड़ी निराशा होती। परिणाम चाहे जो भी हो, शेन तू नानतियान को ही फायदा होता। यी यून शेन तू नानतियान के इरादों को समझ गई थी और स्वाभाविक रूप से लिन शिंटोग और सू जी भी इसे स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। बच्चे, जल्दबाजी मत करो। यी यून, उसके झांसे में मत आना। लिन जिनटोंग और सूजी की युआन क्यूई वॉइस ट्रांसमिशन एक साथ यी यून के कानों में गूंजी। मुखौटे के नीचे यी यून के होठों का कोना हल्का सा मुड़ गया। जब शेन तू नानतियान उसके खिलाफ साजिश रच रहा था तो वह शेन तू नानतियान के खिलाफ साजिश क्यों नहीं रच सकता था? यी यून प्रतिशोध की भावना रखने वाला व्यक्ति था। पहले वह बहुत कष्ट झेल चुका था, तो वह इस मामले को बिना थोड़ा सा भी लाभ उठाए कैसे स्वीकार कर सकता था? चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता है। अगर मैं सचमुच इसे संभाल नहीं पाऊंगा तो मैं खुद पर दबाव नहीं डालूंगा। यी यून ने सूजी और लिन शिंटो को युआनची संचार के माध्यम से जवाब दिया और उनके लगातार असहमति जताने को अनसुना कर दिया। उसने शेन तू नानतियान से कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है। जब अस्थि शोधन शुरू हो चुका है तो मैं अब कैसे छोड़ सकता हूँ? जब यी यून ने ये कहा तो वहां मौजूद सभी निर्जन स्वर्ग के स्वामी थोड़े अचंभित रह गए। इस लड़के में वाकई बहुत हिम्मत है। विशेषकर लिन परिवार के कनिष्ठ सदस्य यी यून के लिए चिंतित थे। ये 12 निर्जन हड्डियां किसी भी रूप में दुष्ट प्रतीत होती थीं। यी यून वास्तव में एक साहसी व्यक्ति था, क्योंकि उसने स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय की विरासत के बारे में कुछ भी जाने बिना चुनौती स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा यी यून युवा था, वह शेनतू हाय और शेनतू फैन से 3 साल छोटा था। इस स्थिति में अगर कोई और होता तो वह शायद ही इस चुनौती को स्वीकार करता और अपनी जान जोखिम में डालता। कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन परिवार के सदस्य चिंतित थे। अब यी यून सुर्खियों में था। उसने अपने और लिन परिवार के लिए काफी मान सम्मान हासिल कर लिया था। लेकिन अगर अस्थि शोधन प्रक्रिया के दौरान उसकी आत्मा को स्थायी क्षति पहुंचती है तो यह उसके लिए सम्मान की बात नहीं होगी। दूसरे लोग उसका उपहास करेंगे और उसे अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ, नासमझ और मूर्ख कहेंगे। छोटे भाई यून के साहस की सराहना की जानी चाहिए। वह वास्तव में तियान युआन जगत में इस पीढ़ी के एक विशिष्ट संत हैं। उनकी शैली शानदार है और अपनी पीढ़ी में बेजोड़ है। शेन तू नानतियान ने प्रशंसा करने में कोई कंजूसी नहीं की। उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यी यून ने चुनौती स्वीकार कर ली, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि यी यून इसे अस्वीकार कर देंगे। आखिरकार वह बच्चा ही तो है, वह बहुत छोटा है, शेन तू नानतियान ने सोचा। उनकी नजरों में यी यून 15 साल की थी। ये वह उम्र थी जब लोग अहंकारी होते थे और खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझते थे। विशेषकर यी यून द्वारा पहले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद अगर कोई अन्य 15 वर्षीय युवक होता तो वह निश्चित रूप से अहंकारी महसूस करता और अपने आत्मसम्मान को खो देता। शेन तू नानतियान यही परिणाम देखना सबसे ज्यादा चाहता था। शेन तू नानतियान के होंठ हल्के से हिले जब उसने अपनी आवाज शेन तू फैंग और शेन तू हाई को भेजी। दोनों भाई मुस्कुराए और बोले, बड़े भाई चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेन तू नानतियान हंसते हुए बोला, चो। शेन तू नानतियान ने दूसरी वीरान हड्डी का लेबल जोर से चिल्लाकर बताया। चो। लेबल वाली निर्जन हड्डी शेन तू फैंग के हाथों में थी। शेन तू फैंग ने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक डिस्क सरणी निकाली। चो। लेबल वाली निर्जन हड्डी बहुत कठिन नहीं थी, इसलिए उसे इसे पूरा करने का पूरा भरोसा था। येन। जैसे ही शेन तू फैंग ने ऊर्जा निकालना शुरू किया, शेन तू नानतियान ने तुरंत येन लेबल वाली निर्जन हड्डी को बाहर निकाल दिया। और यह निर्जन हड्डी यी यून के हाथों में थी। यी यून शांत भाव से संबंधित वीरान हड्डी और अपनी डिस्क सरणी को बाहर निकाल रहा था। उसने देखा कि शेन तू नानतियान के होठों पर एक व्यंग्यात्मक और आशा भरी मुस्कान आ गई थी। शेन तू नानतियान उस उजाड़ हड्डी से उसकी आत्मा को आध्यात्मिक आघात लगने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस समय बहुत से लोग यी यून को भूल रहे थे। इसकी तुलना में शेन तू फैंग, जो स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय की रहस्यमय तकनीकों को समझता था, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यी यून को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए येन लेबल वाली निर्जन हड्डी को हवा में निलंबित कर दिया था। उसी समय यी यून ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली। अपनी ऊर्जा दृष्टि से उन्होंने सभी भ्रमों को दूर कर दिया। एक पल में यी यून को येन लेबल वाली निर्जन हड्डी की संपूर्ण ऊर्जा संरचना दिखाई दी। यथास्थिति विधर्मी ऊर्जा मौजूद है। उद्धरण चिन्ह। यी यून निर्जन हड्डी में मौजूद ऊर्जाओं की प्रकृति और सार को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। इस संसार में कुछ ऊर्जाएं शुद्ध और शक्तिशाली थीं और वे योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए अत्यंत लाभकारी थीं। उदाहरण के लिए आदिम प्रजातियों की निर्जन हड्डियां या शुद्ध यांग आत्मा में निहित ऊर्जा। हालांकि कुछ ऊर्जाओं का स्वभाव विनाशकारी था। भले ही उन्हें वश में कर लिया जाए, वे योद्धा के लिए किसी काम की नहीं थी।
उदाहरण के लिए जब चरवाहा बालक और 10,000 दिव्य राजा के बीच युद्ध हुआ था, तब 10,000 दिव्य राजा की 10,000 भूत घंटियों से निकलने वाली अंधकार में ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन लोगों को मारने के अलावा उसका कोई और उपयोग नहीं था। कोई भी उस ऊर्जा को अवशोषित करके उसका उपयोग नहीं कर सकता था। अब उस निर्जन हड्डी में भी वैसी ही ऊर्जा समाहित थी। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अलावा उसका कोई और उद्देश्य नहीं था। संभवतः यह अवशेष स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय की प्राचीन रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करके यिन लेबल वाली निर्जन हड्डी को संसाधित करने के दौरान बचा था। यदि कोई निर्जन स्वर्ग का स्वामी ऊर्जा निकालते समय जरा सी भी गलती कर दे तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। बेशक ये यून के लिए यह बिल्कुल भी खतरा नहीं था। ये यून ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मुद्राएं बनाने लगा। सभी लोग ये यून की 10 उंगलियों पर टकटकी लगाए देख रहे थे। अस्थि शोधन का परिणाम पूरी तरह से इसी क्षण पर टिका हुआ था। मालिक लिन शिंटोग ने सू जी को आगाह किया। सू जी ने धीरे से हाथ हिलाया और ध्यान केंद्रित करते हुए बोला, मेरी मानसिक ऊर्जा उस बच्चे पर केंद्रित है। अगर कोई भी छोटी सी गड़बड़ी हुई तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और उस निर्जन हड्डी से उसकी मानसिक ऊर्जा का संबंध तोड़ दूंगा। हालांकि आध्यात्मिक प्रतिक्रिया तुरंत होगी। भले ही मैं समय रहते कार्रवाई कर लूं, उसकी आत्मा को कुछ क्षति तो होगी, लेकिन वह निश्चित रूप से मंदबुद्धि नहीं बनेगा। सू जी के पास यही विकल्प था। वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में ये यून ने इतने सारे लोगों के सामने इस बात पर सहमति जताई थी, इसलिए ये यून के गुरु होने के नाते वह इसका कड़ा विरोध नहीं कर सकते थे। वह ये यून को तभी बचा सकते थे जब कोई बड़ी घटना घटित हो। हाँ, लिन शिंटोग ने सिर हिलाया। अब वह केवल सू जी पर ही भरोसा कर सकती थी। वह तो कुछ ज्यादा ही अविकसित है। शेन तू नानतियान ने गौर किया कि जब ये यून ने निर्जन हड्डी से ऊर्जा निकाली तो उसने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। यह एक गंभीर गलती थी। उदाहरण के लिए जब शेन तू हाई ने वीरान स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसने सबसे पहले वीरान हड्डी की ऊर्जा के विपरीत प्रभाव से बचाव के लिए अपने एस्पेक्ट टोटेम को प्रकट किया, और तमाम तैयारियों के बावजूद उसकी ऊर्जा बहुत कम हो गई थी और वह लगभग खुद को चोट पहुंचा बैठा था। और अब ये यून अपनी इस बेफिक्री से मौत को दावत दे रही थी। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा आंका था। लगता है कि अगर तुम इस बार मंदबुद्धि नहीं भी हुए तो भी तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। तुम्हें ठीक होने में शायद 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। शेन तू नानतियान ने स्वाभाविक रूप से देखा कि सू जी के अलावा लिन परिवार के उच्च वर्ग के लोग, जिनमें लिन परिवार की मुखिया भी शामिल थी, ये उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे और किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। स्पष्ट रूप से लिन परिवार किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को निर्जन स्वर्ग तकनीक वाली चाय की बैठक के कारण मंदबुद्धि बनते हुए बिना कुछ किए नहीं देखेगा। इस दृश्य को देखकर शेन तू नानतियान को यह समझ आ गया कि ये उनको पूरी तरह नष्ट करना असंभव है। हालांकि ये उनको एक बड़ा झटका देना और उसकी साधना में देरी करना ही पर्याप्त होगा। इसी क्षण ये ने अपनी उंगलियों को उस निर्जन हड्डी पर थपथपाया और मानो पियानो बजा रहा हो जादुई मोहरें उड़ने लगी। इन जादुई चिन्हों से एक अत्यंत सरल आभा प्रकट हुई। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे अचंभित रह गए। रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ, आखिर यह रहस्यमयी क्रिस्टल का हाथ ही क्यों था? लिन परिवार के वीरान स्वर्ग के गुरु, विशेषकर युवा पीढ़ी, सभी अचंभित होकर मुंह खुला रह गए।